नमस्कार, जोहार। आजाद जेपीएससी एकेडमी के आपके अपने इस वृहत मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखेंगे झारखंड में जंगल प्रबंधन, वन्य जंतु संरक्षण कार्य। जंगल और वन हमारे लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं जिसको मैं कुछ चंद पंक्तियों से आगे समझाऊंगा। लेकिन आप सोचिए कि जब हमारा जन्म होता है तो किस में खेलते हैं? पलना में। पलना किसका बना होता है? लकड़ी का। और जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसी लकड़ी के चिता पे उसे सुला के उसे अंतिम विदाई दी जाती है। चलिए इसे समझते हैं कि श्लोक के माध्यम से। श्लोक क्या है? पुष्पिता फलवन्तश्च, पुष्पिता फलवन्तश्च तर्पयन्ति मानवान, तर्पयन्ति मानवान वृक्षदम पुत्रवत वृक्षास्तारयन्ति परत्र च। इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। फलों और फूलों वाले वृक्ष मनुष्यों को तृप्त करते हैं। फल और फूल वाले जो भी वृक्ष हैं हम सभी मानव जाति को तृप्त करते हैं, यानी हमारी भूख किसी न किसी रूप में होती है, वो मिटाती है। वृक्ष देने वाले अर्थात समाज हित में वृक्षारोपण करने वाले व्यक्ति का परलोक में भी तारण कौन करते हैं? वृक्ष करते हैं। अगर आप अपने लाइफ में वृक्ष लगाए हैं तो वृक्ष भी आपके ऋणी बन जाते हैं। मुझे याद है 10th का एक सिलेबस आता था ये एनसीईआरटी में, उसमें है बाजार दर्शन। 10th या 12 में 12वीं की एक एनसीईआरटी की हिंदी की पुस्तक है जिसमें है बाजार दर्शन। उसमें यह कहा गया कि बाजार में आप उतनी ही चीजों को खरीद के लाइए जितनी आपके यूज के लिए है, बाकी आप मत खरीदिए, बाजार भी आपका ऋणी रहेगा। लेकिन बाजार में गए, पैसे के बल पे जो मर्जी वो खरीद के फेंक दिए, वो यूज किसी और को होता लेकिन आपने उसको फेंक दिया, तो बाजार के ऋणी आप हो जाते हैं। तो उसी तरह हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिन पेड़ों के फलस्वरूप आज हम प्राणवायु खींचते हैं, अगर ये पेड़ ही नहीं रहेंगे, धरती से पूरे पेड़ का विनाश कर दीजिए, बिल्कुल ही वन खत्म कर दीजिए, हमारा मौत हो जाएगा, हम सभी मानव जातियों का या जितने भी जीव जगत में है सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो वन इतने हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं क्लास पे, समझते हैं। अभी वर्तमान में वन पर्यावरण मंत्री जो है वो चेंज हुए हैं, लेकिन जिस समय वन रिपोर्ट आया था, ध्यान दीजिएगा, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर। लेकिन अभी वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। अभी वन मंत्री के साथ साथ वो श्रम मंत्री भी हैं, रोजगार मंत्री भी हैं भारत के। कौन है? भूपेंद्र यादव। मोदी सरकार अपने कैबिनेट में जुलाई 2020 में चेंजिंग की थी, 20 में, तो उसमें फिर ये हुआ था कि चलिए हम चेंज करके दूसरे को बना देते हैं। खैर, अब ध्यान दीजिएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है वो है देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय वन सर्वेक्षण, यहाँ वन को लेके कई बार रिसर्च की जाती है। ये किसके तहत आता है भारतीय वन सर्वेक्षण? तो आता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के तहत ये काम करती है। अच्छा, पहला वन रिपोर्ट भारत को कब दी गई थी? तो 1987 में, 1987 में, माफ कीजिएगा, 1987 में पहला वन रिपोर्ट आया था। अभी जो वन रिपोर्ट आया है पिछले बार 2019 में, वो कहवा है? तो 16वां। हर 2 साल बाद वन रिपोर्ट आता है। कभी कभी होता है कि कोई कारण से नहीं आ पाए, वो अलग बात है, लेकिन हर 2 साल बाद वन रिपोर्ट, जैसे पिछली वन रिपोर्ट आई थी 2017 में, उसके पहले 15 में, तो इस तरह वन रिपोर्ट आते हैं। आज इसी वन रिपोर्ट के आधार पे हम देखेंगे झारखंड में जो जंगल है कितना है, हमारा जो भूभाग है उसमें कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं और इसका प्रबंधन हम किस टाइप से हमारी सरकार की है और हमारी भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सभी की भूमिका बता देते हैं। बिना वजह कभी भी पेड़ को मत काटिए। अगर कोई वजह बनती है, खास वजह, तभी ऐसा करिए, और ऐसा तब करिए जब आप 5 प्लांट पहले लगा लिए। अगर 2 काट रहे हैं तो 5 पहले लगाइए। हम सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी वर्तमान टाइम में जो वैश्विक महामारी आई थी कोविड-19, जिसके फलस्वरूप कई लोगों को ऑक्सीजन के बिना मौत हो गई। आज अगर पेड़ धनाधन रूप में होते तो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो बोलता हूं कि जहां वनावरण 90% 80% है, वहां ऑक्सीजन की कमी बहुत रेयर होगी। चलिए समझते हैं। अब भारत में कुल जो क्षेत्रफल है भारत का, वो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय वन रिपोर्ट कह रहा है 2019। वैसे आपने पढ़ा होगा भारत का जो क्षेत्रफल है कुल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वो गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन कहता है कि वन रिपोर्ट या वर्तमान टाइम के परिप्रेक्ष्य में बताइए, तो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। और भारत हमारा जो क्षेत्रफल के हिसाब से जेपीएससी क्वेश्चन पूछा है, क्षेत्रफल के हिसाब से ये है 7वें नंबर पे आता है भारत। तो 6 पहले कौन कौन आता है मैं ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं आपको। यहां पे मैं लिखता हूं और शॉर्ट में समझा देता हूं। रुक चीन, रुक उषा, मैं क्या लिखता हूं? उषा, रुक उषा, चीन बा आइल भारत,
चीन बा आइले भारत, ठीक है, चीन बा आइले भारत, ठीक है ना, टीना लेवे। बस इस तरह से कैसे भी आप याद कीजिए, डजंट मैटर। अब मैं इसको समझाता हूं। ऊषा को आप ऐसे भी इंग्लिश में लिखते हैं यूएसए, ऊषा, तो ऊषा को बस ऐसे याद रखिएगा। रूस से हो गया रसिया, नंबर 1 पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है रसिया के पास, दूसरा है कनाडा के पास, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर आपने चाइना पढ़ा होगा तो काट दीजिएगा, एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए आप। पहला है रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। आइले ऑस्ट्रेलिया, आई ऑस्ट्रेलिया, भारत, और 8वां नंबर मेरे ख्याल से अर्जेंटीना है, जो भी है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं यहां पे। अब हम आते हैं डायरेक्ट वन पे। अब देखिए भारत में जो कुल वन क्षेत्र है ना 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। हालांकि भारत भी वन आच्छादित नहीं है, क्योंकि इसके पास टोटल वन है 21.67% ही वन है। और हमारे झारखंड में तो चलिए फिर भी थोड़ा ज्यादा है, 29.62%। हम लगभग 33% के करीब हैं, बहुत करीब नहीं है लेकिन करीब हैं। अब आते हैं, हम वनों को बांट देते हैं, कई पार्ट में वनों को बांटते हैं। सबसे पहले आते हैं अति सघन वन। अति सघन वन किसे हम कहेंगे? जहां पे 70% से ज्यादा जो एरिया है वो वनों से ढका हुआ है, उसको बोलेंगे हम अति सघन वन। और अति सघन वन झारखंड में भी बहुत कम है और भारत में भी बहुत कम है। अति सघन मतलब ज्यादा वन, 70% से अधिक झाड़ी हो, वृक्ष हो, ढका हुआ, जो वैसा भूभाग जो 70% या उससे अधिक भूभाग को झाड़ी वन से ढका हुआ हो, उसको हम बोलते हैं अति सघन वन। भारत में ये 3.02% है। और इसका जो वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखें हम तो 99,278 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर झारखंड जंगल प्रबंधन कहां भारत चले गए। देखिए जीएस पेपर 1 में भी ये चीजें हैं, आपको पूरा डिटेल से आपको याद कर लेने हैं। अच्छे तरीके से याद रहेंगे तो कोई एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। पेपर 1 भी आपके साथ है तो मैं इसको इंक्लूड साथ में किया हूं। बहुत ज्यादा भारत का नहीं, थोड़ा बहुत है, तो देख लीजिए। सामान्य सघन वन वैसे वन क्षेत्र जहां 40 से 70% भूभाग पे झाड़ी वन वगैरह लगा हो, उसको हम बोलते हैं सामान्य सघन वन। यह 9.39% और ये लगभग 3,08,472 वर्ग किलोमीटर में भारत में विस्तृत है। पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं। खुले वन कौन होते हैं? जहां पे 10 से 40% वृक्षावरण हो, तो 10 से 40% को बोलेंगे खुले वन। ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, 9.26% है, 3,04,499 वर्ग किलोमीटर। यही तीनों वन है एक्चुअली। इन तीनों को जब जोड़िएगा ना तो कुल वन क्षेत्र आएगा 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, यानी 21.67%। झारखंड वाला याद आ गया, 21.67%। अब आते हैं झाड़ी। कुछ झाड़ियां भी तो होंगी। अब झाड़ी एक्चुअली वन में ही, वन के प्रकार में ही रखे जाते हैं, हालांकि वो वन से ही संबंधित है। तो झाड़ी 1.41%, बहुत ज्यादा नहीं, 46,297 वर्ग किलोमीटर ये विस्तृत है। लेकिन गैर वन, जहां पे वन का कोई भी, जैसे हम घर बनाए हैं जहां पे घर मेरा है, वन कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, तो वो हो गया गैर वन में। और वैसे कई पार्ट होते हैं जहां पे खेती करते हैं बिल्कुल वन ही नहीं हो, तो उसको भी हम गैर वन कहेंगे। ये 76.92 सर्वाधिक यही है गैर वन, लगभग 76.92% गैर वन। 25,28,923 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। और जब ये सब को जोड़ दीजिएगा तो आपका आएगा 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं कुल क्षेत्रफल के अनुसार जो वन है। दो तरह से यहां वन याद कर लीजिएगा। देखिए 2-3 स्टेट तो याद कीजिए, 5 मत याद कीजिए, कम से कम 2 से 3 स्टेट याद कीजिए, किसी भी एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो अगर हम कुल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें, कि हमारा जो कुल एरिया है उसके अनुसार परसेंट में वन, प्रतिशत में वन पूछा जाए, तो नंबर देखिए, नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट, जिसको 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले सारे स्टेट्स आपके मिलेंगे यहां। मिजोरम सबसे बढ़िया, मिजोरम में वन है। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए 85.41% है वहां वन। अरुणाचल प्रदेश ये दूसरे नंबर पे है, 79.63%। अरुणाचल प्रदेश प्रतिशत के मामले में भी है और वन क्षेत्र के मामले में भी है। एरिया जो पूछेगा वर्ग किलोमीटर में, उसमें भी दूसरे नंबर पे ही है। तीसरा है मेघालय 79.33%, चौथा है मणिपुर 75.46% और पांचवा है नागालैंड 75.31%। तो इसको आप याद कर सकते हैं। देश में सर्वाधिक वनावरण, अगर हम वन क्षेत्रफल की बात करें, एरिया कितना है, तो सबसे नंबर 1 एरिया में आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भारत में वन है, 77,482। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में कितना वन है, 23,611 वर्ग किलोमीटर। लेकिन एमपी में कितना है, तो 77,482 वर्ग किलोमीटर। यही अगर इसका प्रतिशत निकाले तो 25.41। ये प्रतिशत याद करने की जरूरत आपको नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, जहां का वन क्षेत्रफल है
66,688 वर्ग किलोमीटर, ठीक, 79.63% ये इसका है। ये दूसरे नंबर पे दोनों है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे आता है वन क्षेत्रफल में 55,611 वर्ग किलोमीटर यानी 41.13%। और छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बता देते हैं, नक्सली हमला यहाँ पे सबसे ज्यादा क्यों होता था भारत में अगर नक्सली हमला सबसे ज्यादा, नक्सली लोग सबसे ज्यादा परेशान किया था वो छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के। नॉर्थ ईस्ट में तो और तबाही है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा परेशान करते थे लोग, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा परेशान करते थे छत्तीसगढ़ में, हमेशा नक्सली वारदात होता था, जंगल में घुस जाते थे लोग, तो जंगल यहां बहुत ज्यादा है। कितना है? 55,611 वर्ग किलोमीटर, 41.13%। चौथा है ओडिशा, ओडिशा में कितना है? 51,619 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, 33.15% इसका है। और पांचवा है महाराष्ट्र, 50,778 वर्ग किलोमीटर, और ये परसेंट में देखें तो 16.50% है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब हम थोड़ा आते हैं आगे। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार अगर हम देखें कि भारत का कुल वन क्षेत्र है, भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है तो आपको याद करना है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। उसका कितना परसेंट झारखंड के पास है? तो 3.3%, यानी हमारे पास 23,611 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका निकालिएगा तो 3.3% के आसपास आएगा। झारखंड में दो तरह से वन दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है। एक तो है कि वनाच्छादन, हमारे पास वन टोटल कितना है और हम सुरक्षित वन का कितना परसेंट रखे हुए हैं। सुरक्षित वन जो हमारे पास है उसका कितना परसेंट हमारे पास ये वन के रूप में है ना, तो ये देखना है। दोनों को दिखा देता हूं मैं दो रिपोर्ट के अनुसार। पहला ये कहता है झारखंड में वनाच्छादन, तो यहां पे अति सघन वन मैंने क्या बताया था कि 70% या उससे अधिक भूभाग पर वृक्ष हो, झाड़ी हो, तो उस क्षेत्र को हम अति सघन वन कहते हैं। यहां झारखंड में 2603 वर्ग किलोमीटर में अति सघन वन है, लगभग 3.22%, लगभग मैं बता रहा हूं, ठीक है। मध्यम सघन वन किसको बोलते हैं? जहां पे 40 से 70% वन पाया जाता है। 9,687 वर्ग किलोमीटर, ये वाला डाटा रट लीजिएगा, 9,687 वर्ग किलोमीटर, 12.15% इसका भूमिका है। खुला वन सबसे ज्यादा है झारखंड में, खुला वन कितना है तो 11,321 वर्ग किलोमीटर, 14.25%, ठीक। और टोटल वन क्षेत्र जोड़िएगा तो 23,611.41, तो 0.41 को मैं छोड़ दिया हूं, मोटा मोटी आप 23,611 याद रखिए। इतना वर्ग किलोमीटर में हमारे झारखंड में वन विस्तृत है। हालांकि हम वन आच्छादित में नहीं है, 29.62% जोड़िएगा तो आ जाएगा। इतना ही हमारे झारखंड में वन आच्छादन है। झारखंड में वन क्षेत्र की स्थिति क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, तीन तरह के वन होते हैं। एक तो होता है आरक्षित वन, दूसरा होता है संरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन किसे कहते हैं? जहां पे ये जो वन है, आरक्षित वन में जो भी एरिया आएगा वो भारत मतलब सरकार के नियंत्रण में होगा, ठीक है। तो झारखंड सरकार इसको नियंत्रण में लेगी और नियंत्रण में लेने के साथ यहां पे दो तीन चीज रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। मानव का गैर प्रवेश वर्जित रहेगा, मतलब मानव डायरेक्ट कहीं भी नहीं घुस सकता है उस वन में, वो सरकार के निगरानी में होता है। जैसे मैं आपको एक बता दूं, अब तो लातेहार में चला गया, लातेहार का बेतला नेशनल पार्क, उसके अंदर जो वन है उसमें जंगल की कटाई नहीं कर सकते हैं आप। उसके साथ साथ मैं बता रहा हूं, लातेहार में जो बेतला नेशनल पार्क है, पार्क के अंदर आप वन कटाई नहीं कर सकते हैं, पार्क के अंदर आप पशु चराई नहीं कर सकते हैं। तो आरक्षित वन हम किसे कहेंगे? जिस वन में कोई भी व्यक्ति पशु की चराई या वन की कटाई नहीं कर सकता है, गैर कानूनी माना जाता है, उसे हम आरक्षित वन कहते हैं। मतलब इनको वीवीआईपी में रखा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वन BBIF रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट। तो ये रखा जाता है 4,387 वर्ग किलोमीटर में है ये, और ये है आपका 18.58% में आरक्षित वन। यहां पे सरकार अथॉरिटी नहीं देती है उनको जो पशु चराई या वन कटाई करते हैं। संरक्षित वन किसे कहते हैं? अब कोई वन का एरिया है, उसको सरकार अपने संरक्षण में ली हुई है, लेकिन थोड़ा सा ढील दी हुई है। ढील क्या है कि आप एक निश्चित एरिया तक वन की कटाई भी कर सकते हैं और पशु चराई भी कर सकते हैं। वो संरक्षित वन झारखंड में सबसे ज्यादा है, लगभग 81.28% पर 19,185 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और अवर्गीकृत वन इसका बात ही मत कीजिए, 33 वर्ग किलोमीटर, 0.14%। तो परसेंट के हिसाब से 100% हो गया आपका, और 23,605 वर्ग किलोमीटर में हमारा ये वन जो है सेफ है, ठीक। चलिए, अब झारखंड में वन के तीन प्रकार हैं। झारखंड में वन के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब कटिबंध किसको कहते हैं तो वो मैं यहां पे समझा देता हूं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। फिर दूसरा है उष्णकटिबंधीय
शुष्क पर्णपाती वन और तीसरा है शुष्क प्रायद्वीपीय वन। तो तीनों को समझेंगे बहुत अच्छे से। यहां पे सबसे पहले हम समझते हैं जोन। नहीं बोलते हैं कि आप किस जोन में हैं, वार वाले जोन में हैं कि कंफर्ट जोन में हैं, है ना, कि लेबोरियस जोन में हैं। आप किस जोन में हैं? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आप किस जोन में हैं? कंफर्ट जोन में मत रहिएगा। कंफर्ट जोन में रहने पे हमेशा दिक्कत है। कोई व्यक्ति खा पी के मजे से आराम करेगा तो ये वाला निकल जाता है, पेट निकल जाता है, और मोटापा सभी बीमारियों की जड़ मानी जाती है। तो कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। खैर, यहाँ पे जोन समझिए। ये है ग्लोब। अब ग्लोब में आपको क्या पढ़ना होता है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। एक सेपरेट वीडियो आपको दे रखा है मैंने, वो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं वहां पे आप। अब देखिए यहाँ पे क्या है? जोन। जोन मतलब होता है कटिबंध। जोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कटिबंध। इसको 7 भागों में बांटा गया है। इस कटिबंध को 7 भागों में बांटा गया है। अलग अलग पार्ट, अलग अलग चैप्टर जब पढ़िएगा, जैसे चक्रवात पढ़िएगा तो उसमें जोन के अलग डिवीजन है ना। लेकिन यहां पे मैं 7 जो पार्ट हैं वो बता देता हूं। सबसे पहले आते हैं 0 डिग्री। इसमें दिख रहा है इक्वेटर, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये सारे अक्षांश रेखा हैं, ठीक है। ये सारे क्या है? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक। तो यह अक्षांश रेखाएं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम बोलते हैं इक्वेटर, यानी विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमि के मध्य में है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखीय प्रदेश ये 0 डिग्री से 5 डिग्री तक है। विषुवत रेखीय प्रदेश, तो पहला हो गया विषुवत रेखीय प्रदेश। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 7 जो लिखे हुए हैं वो ऊपर में भी वही चीज, नीचे में भी वही चीज। तो मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं, ठीक है। 0 से 5 आपका विषुवत रेखीय प्रदेश होगा। फिर आते हैं 5 से 12 उत्तरी में और दक्षिणी में, दोनों में। यह क्या होगा? आपका अंतरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश। क्या होगा? अंतरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश। तीसरा आते हैं 12 डिग्री से 25 डिग्री के बीच, आपका आएगा उष्णकटिबंधीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय प्रदेश 25 से 45 डिग्री उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। 25 से 45 डिग्री उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। 45 से 66.5 डिग्री आएगा आपका शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। दोनों साइड, दक्षिण में भी और उत्तर में भी वही चीज है, ठीक है। और 66.5 से आगे आएगा आपका टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश, और टुंड्रा प्रदेश के बाद मतलब हम शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय प्रदेश के बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे? टुंड्रा प्रदेश। और उसके बाद ध्रुवीय प्रदेश 90 डिग्री के आसपास वाले इलाका को हम ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं, ठीक। अब समझिए, इन 7 को मैं यहां इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा देता हूं, और यहां क्या क्या होता है वो समझते चलिएगा। आपका क्या था? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंध। अब देखिए उष्णकटिबंध प्रदेश कौन सा है? 12 से 25 डिग्री। तो 12 से 25 डिग्री वाले की बात हम यहां पे कर रहे हैं। और झारखंड को देखिए तो रांची जो है, रांची कटता है ना इक्वेटर से, कर्क रेखा से कटता है। सॉरी, इक्वेटर बोल रहा हूं मैं। 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, कर्क रेखा से कटता है रांची। अब आते हैं यहां पे एक एक समझते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखीय प्रदेश को बोलते हैं इक्वेटोरियल लीनियर रीजन। तो इसमें होता क्या है कि विषुवत रेखीय प्रदेश में देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए, जो सूर्य का एक दायरा दिखाया गया है 0 डिग्री यहां पे है, और 23.5 डिग्री तक ले लीजिए। 23.5 डिग्री यहां से 23.5 डिग्री यहां तक, ये यहां पे सन है, सूर्य। तो सूर्य अपने जगह पे मतलब घूमता है, सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रहा है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है। तो सूर्य का लाइट सबसे बढ़िया कहां पड़ेगा? सामने। मतलब इस वाले जोन में सबसे ज्यादा लाइट पड़ेगा, सबसे ज्यादा हीट भी होगा। अब मैं कैमरे के सामने दिख रहा हूं, फ्रंट पे देखिए सामने दिख रहा होगा, लेकिन मैं अगर यही ऐसे देखूं तो आपको थोड़ा तिरछा दिखाई देगा, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे देखूं तो और तिरछा दिखाई देगा, मैं ऐसे देखने लगूं तो बिल्कुल तिरछा दिखाई देगा। यहां यही चीज समझना है आपको। तो पहला विषुवत रेखीय प्रदेश में क्या होता है कि यहां पे विषुवत रेखीय प्रदेश में सूर्य की एकदम सीधी किरणें पड़ती है, जबरदस्त गर्मी होता है, और सबसे सर्वाधिक तापमान, सबसे ज्यादा गर्मी होने के बावजूद वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वायुमंडल में यहां नमी बनी रहती है। कहां पे? विषुवत रेखीय प्रदेश में। अंतरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश में क्या होगा? अंतरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहां से कहां तक है? तो 5 डिग्री से 12 डिग्री तक। यहां भी सूर्य की किरणें पड़ती है, और यहां टेम्परेचर यहां भी ज्यादा ही होता है, ठीक है। यहां भी टेम्परेचर ज्यादा होगा। 12 से 25 डिग्री उष्णकटिबंधीय प्रदेश, यहां पे गर्मी एकदम सॉलिड पड़ेगा, गर्मी भी और ठंडा भी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहां पे
जैसे ही 12 डिग्री से ऊपर 13, 14, 15 ऐसे ऊपर जाइएगा, मतलब कम से ज्यादा डिग्री की ओर जाइएगा तो टेम्परेचर में कमी होते जाएगी। ठीक, तो ये भी समझ में आ गया उष्णकटिबंधीय प्रदेश। अब आते हैं चौथा, उपोष्णकटिबंधीय। अच्छा, अंतरा को बोलते हैं इंटरट्रॉपिकल रीजन, है ना। उष्णकटिबंधीय प्रदेश को बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश 25 से 45 डिग्री के बीच है। यहाँ सूर्य की किरणें थोड़ा सा तिरछा होती है। मैं यहाँ पे ऐसे था अभी तक जितना पढ़े, अब हल्का सा तिरछा हो रहा हूँ, तो यहाँ पे सूर्य का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम जाएगा और यहाँ नमी थोड़ा ज्यादा होगा। मतलब कभी ठंडा के दिन में ऐसा होता है, सर्दियों के दिन में यहाँ हिमांक हो जाता है, मतलब कि बर्फ जैसा जमने जैसी स्थिति हो जाती है। अब आते हैं शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होगा, 45 से 66.5 डिग्री। अब मैं थोड़ा और तिरछा हो गया तो सब ज्यादा, मैं सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो ज्यादा तिरछी हो जाती है। ज्यादा तिरछी होने के कारण यहाँ पे मतलब गर्मी कम रहती है और यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ने लगता है ना। सर्दियों के दिन में बर्फ जम जाता है। टुंड्रा प्रदेश में तो पूछिए ही मत, यहाँ सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ही न के बराबर आता है। मैं एकदम ऐसे घूम गया, आपका मेरा आंख कहाँ दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा होगा आपको। तो ये होता है यहाँ पे आपका टुंड्रा प्रदेश में, यानी टुंड्रा रीजन में होता है कि वहां पे देखिएगा कि मतलब बर्फ जम रहा है और लोग टोपी वगैरह पूरा एकदम ढके हुए हैं, जैसे कश्मीर में लोग रहते हैं उस टाइप से लोग रहते हैं। और ध्रुवीय प्रदेश में तो पूछे ही मत, यहाँ सूर्य की किरणें जाती ही नहीं है, यहाँ जाती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री घूमते रहती है, ठीक है, और पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ये चीज हो पाता है। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीजें समझ गए होंगे, ठीक बा। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो हम यहां बात कर रहे थे झारखंड में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। पर्णपाती, अब उष्णकटिबंध तो समझ गए, आर्द्र मतलब होता है ठंडा और पर्णपाती, पर्ण मतलब होता है पत्ता और पात मतलब होता है गिरना, यानी पत्ता का गिरना। तो पत्ता यहां गिरेगा वैसे वाले वन। जैसे मैं बात करूं साल वृक्ष की, साल वृक्ष बहुत ज्यादा लंबा होता है और उसमें हमेशा पत्ता गिरेगा फिर नया आएगा, गिरेगा। जैसे आम को देखिएगा, एक टाइम में आम का पत्ता गिर जाएगा, फिर आपका फरवरी के टाइम में नया नया पत्ता और मंजर लगने लगता है। चलिए, और ये कहां होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, झारखंड में कहां होगा, तो जहां पे औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से ऊपर होगी उस जगह पे आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। यहाँ के सबसे प्रमुख वृक्ष है साल। साल को बोलते हैं सखुआ, और सखुआ ये क्या है, पर्णपाती वनों का राजा है, मतलब जब सबसे ज्यादा पत्ता वगैरह गिरता है। झारखंड का राजकीय ये वृक्ष है, ठीक है। और यही नहीं, साल या सखुआ इतना मजबूत होता है, इसके दातुन भी होते हैं, लोग करते हैं, इतना मजबूत होता है कि फर्नीचर वगैरह बनाने में इसका बहुत यूज होता है। अन्य वृक्ष क्या है, शीशम है, सागवान है, पलास है, गम्हार है, करंज है, सेमल है, कर्मा है, बांस है, एटसेट्रा। तो ये याद रखिएगा कौन कौन से वृक्ष इसमें आते हैं। पूछ देगा आर्द्र पर्णपाती वन वाले वृक्षों में कौन से नहीं आते हैं, तो आपको याद रखना है शीशम, सागवान, पलास, गम्हार, करंज, सेमल, कर्मा, बांस, ठीक है। अब आते हैं इस विस्तार। तो विस्तार इसका बहुत कम एरिया पे है, 2.66% पे इसका विस्तार है। और इसका विस्तार कहां कहां है, थोड़े थोड़े रूप में है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं रांची तो पूरे रांची में ही है। रांची हो गया, सिंहभूम, सिंहभूम में आपका तीनों पूर्वी, पश्चिमी और खासकर पूर्वी में ज्यादा है। उसके बाद आपका सरायकेला खरसावां, पश्चिमी में भी खूब है। पश्चिमी में आपका सारंडा वन आता है, पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा, 700 पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है। सारंडा वन में कई बार देखे होंगे आप, मतलब नक्सली विस्फोट होता था, और वहां के वन और वहां के थोड़े थोड़े जो पठारी भाग है ऐसे हैं कि लोग बम फेंक के कहां घुसेगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो रांची, सिंहभूम, सरायकेला खरसावां हो गया, सिमडेगा, गुमला, संथाल परगना में जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे लगभग दक्षिणी लातेहार। अब दक्षिणी लातेहार में भी देखिए, दक्षिणी लातेहार मतलब नीचे वाले पार्ट पे ज्यादातर वर्षा आपको देखने को मिलता है। यहां भी पश्चिमी सिंहभूम, सारंडा ये हो गया। दूसरा आते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। पतझड़ या पर्णपाती एक ही है, ठीक है, लेकिन ये सूखा रहेगा। ये आर्द्र मतलब गीला, जहां पे 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा वहां पे मतलब नमी रहेगा। और शुष्क में क्या होगा कि जहां पे औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से नीचे रहेगा वहां पे होता है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। प्रमुख वृक्ष इसका साल माना जाता है। अन्य वृक्षों में खैर, खैर बहुत मजबूत लकड़ी होता है जिसके ये बनाए जाते हैं आपके बेड वगैरह, है ना। पलास, ठीक है, झारखंड का राजकीय पुष्प पलास, पीपल, गूलर, बांस, नीम, महुआ ये है।
विस्तार इसका सबसे ज्यादा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का, 93.25% पर लगभग ये विस्तृत है। पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, धनबाद, संथाल परगना, गिरिडीह, इधर आपका इसका विस्तार पाया जाता है। अब आते हैं तीसरा, शुष्क प्रायद्वीपीय वन, मध्यम श्रेणी वर्षा। अब मध्यम श्रेणी वर्षा हम किसे मानेंगे, तो लगभग आप 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा से लेकर लगभग 110 तक मान लीजिए, 100 या 110 तक, तो मध्यम श्रेणी वर्षा में वो आते हैं। वृक्ष यहाँ कौन सा होगा, गूलर होगा, आम होगा, जामुन होगा, कुसुम होगा, कटहल होगा, ये सारे वृक्ष यहाँ पे होते हैं। इसका विस्तार कहाँ है, तो हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में, हजारीबाग को जो पठारी एरिया है वहां पे, क्योंकि वहां कम वर्षा होगा। बोकारो में, जामताड़ा में, जामताड़ा में क्या है, सबसे कम वन है, मतलब सबसे न्यूनतम वन है। धनबाद हो गया, सिमडेगा हो गया, लोहरदगा हो गया, वगैरह वगैरह, पूरे लोहरदगा में नहीं, कुछ भाग में। झारखंड में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। झारखंड में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। कितना है, 3366 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि सबसे कम कहाँ है, तो जामताड़ा में। जामताड़ा में कितना है, 100.64 वर्ग किलोमीटर। और यहां अगर हम बात करें पश्चिमी सिंहभूम में, तो आपका 3366.12 वर्ग किलोमीटर है एग्जैक्ट, ठीक है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखिए सबसे ज्यादा प्रतिशत में वन कहां है, तो लातेहार 56.08%, और सबसे कम कहां है, तो जामताड़ा में यह 5.56%, ठीक है। अब यहां पे समझिए एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको ये याद रखना है कि 2017 में हमारे पास वन कितना था, तो 2017 में वन था 23,553 वर्ग किलोमीटर, 23,553 वर्ग किलोमीटर। और ये परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 29.55%, 45 भूल जाइएगा। 45 तब था जब 2015 की रिपोर्ट आई थी, उस समय 45 था, लेकिन 17 की रिपोर्ट आई थी तो उस समय 55 यानी 29.55% था। तो 2019 में ये कितना हो गया, 23,611 वर्ग किलोमीटर, 29.62%। तो दोनों के बीच गैपिंग कितना हुआ, तो गैपिंग लगभग 58.41 वर्ग किलोमीटर, लगभग 58 वर्ग किलोमीटर मानिए। 58 वर्ग किलोमीटर 2017 से लेके अभी तक हम बढ़ चुके हैं, मतलब हमारा जो वन का एरिया था वो 58 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं झारखंड के वन उत्पाद। वन उत्पाद में दो तरह के उत्पाद होते हैं, एक होता है मेन वन उत्पाद और दूसरा होता है गौण वन उत्पाद, ठीक। गौण मतलब कि वो वन एक्चुअली वन नहीं है, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के लिए हम लगा, जैसे लाख की बात करें, लाख क्या वन है, वन नहीं है। लाख का तो वो होता है कि एक कीड़ा होता है, उसको लगा दिए, ये बबूल के पौधे पे लगा दिए, गम्हार पे लगा दिए, किसी और पे लगा दिए, तो वो लाह बन गया, उसी से चूड़ी वगैरह बनता है, बहुत सारा काम उससे होता है ना। लाह छोटा 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 देखे होंगे, जो देखे होंगे वो जानते होंगे कि ऐसे ऐसे हाथ में रगड़िएगा तो लाल हो जाता है हाथ, हल्का लाल नहीं मतलब गुलाबी टाइप का हो जाता है, तो लाह तो वो होता है। उसके बाद बात करें तसर रेशम। रेशम क्या है, एक तरह का कीड़ा है, और रेशम के कीड़े को उससे क्या बनता है, हमारा ये रुई बनता है। केंदू पत्ता, पत्ता से क्या बनता है, बीड़ी सिगरेट बनाते हैं, तो क्या एक्चुअली थोड़े है। लेकिन यहां प्रमुख उत्पाद क्या है, साल। साल सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा है शीशम, जिसको बोलते हैं सिस्को, महुआ, सेमल, सेमल अलग है, सागवान अलग है, सागवान को ही सागवान बोलते हैं, सागवान को बोलते हैं टीक, गम्हार, जामुन, आम, कटहल, ठीक है। साल के फूल को हम सरई फूल कहते हैं, साल के फूल को क्या कहते हैं, सरई फूल। और साल के बीज से जो हम तेल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कुजर तेल या कुजरी तेल बोलते हैं, एक ही बात है, कुजरी तेल, ठीक है। लाह में अगर हम बात करें, यहाँ गौण उत्पाद में कौन कौन होगा, तो लाह, लैक जिसको बोलते हैं, उसके बाद बांस हो गया, तसर रेशम यानी वाइल्ड सिल्क हो गया, और केंदू पत्ता, ठीक है। अब हम पहले तो इसकी बात कर ले। लाह झारखंड में सबसे ज्यादा लगभग 50% उत्पादन होता है। लाह अनुसंधान केंद्र 1925 में स्थापित है, नामकुम रांची में। लाह अनुसंधान केंद्र, वहां कई रिसर्च चलते रहते हैं। और लाह के 4 प्रकार हैं, जिसमें देखिए बैसाखी लाह, केतकी लाह, जेठवी और अगहनी। बैसाखी, केतकी, अगहनी और जेठवी। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे झारखंड में उगाया जाता है वो होता है बैसाखी लाह। बैसाखी लाह लगभग 82% उत्पादन झारखंड अकेले करता है। तो झारखंड में सर्वाधिक लाह उत्पादन वाला, भारत में सबसे ज्यादा लाह उत्पादन कौन करता है, तो झारखंड 50% अकेले कर लेता है, ठीक। लाह के बहुत फायदे हैं, लाह से बहुत सारे उद्योग धंधे में कई चीजें बनती हैं, है ना। तसर रेशम की बात करें तो लगभग 60% उत्पादन अकेले झारखंड करता है। रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और उससे रुई बनते हैं वगैरह वगैरह। केंदू पत्ता से क्या हमारा होता है, बीड़ी और सिगरेट। इसी पत्तिया से ना बीड़ी बना दिया जाता है और सिगरेट बना दिया जाता है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं एक एक वृक्ष को समझते हैं। साल, साल के बारे में कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। साल के बारे में हम कहते हैं
कि इसका जो प्रयोग है इस लकड़ी, इसके लकड़ी, ये लकड़ी बहुत मजबूत होता है और मजबूत होता है इसलिए इमारती लकड़ियों में यूज किया जाता है। कभी कभी देखिएगा जंगलों में जो घर बनते हैं, जो लोग बनाते हैं, साल बहुत ज़्यादा है, वो लोग कंडी के रूप में, मतलब मेन जैसे आप छत बनाते हैं ना, छत, उसी तरह मेन छत के रूप में वो वृक्ष दिया जाता है। यही नहीं, दरवाजे बनते हैं, इसके कई फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। साल के बारे में तो बहुत ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। दूसरा आपका शीशम, बहुत ही मजबूत होता है शीशम, ठीक है, बहुत ही मजबूत शीशम। और सागवान, ये भी बहुत मजबूत, सागवान बहुत सॉफ्ट होता है इसलिए सागवान से हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। और शीशम भी बहुत मजबूत होता है इसलिए इसके फर्नीचर, लकड़ी वगैरह कई तरह की चीजें बनती हैं। देखिएगा जब आप चेयर खरीदने जाते हैं लकड़ी वाला, या पलंग खरीदने जाते हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं, ये चौकी खरीदने जाते हैं, चौकी, तो इसमें आमतौर पे देखा जाता है शीशम का है कि सागवान का कि खैर का है या साल का है। साल का तो बहुत रेयर मिलता है, नहीं मिलता है ना। और जो अंग्रेज यहाँ पे ट्रेन का आवागमन किए, शुक्र मनाइए कि ये आदिवासी भाई बंधु की ये देन थी कि यहाँ साल थे और शीशम थे, सागवान थे। यही आपके एरोप्लेन में भी कुछ कुछ जगहों पे लगाए जाते हैं, जैसे आपके सागवान लगाए जाते हैं, शीशम हो गया, सागवान हो गया। महुआ, महुआ का यूज क्या है, महुआ भी एक तरह का मतलब मजबूत लकड़ी, हालांकि बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है लेकिन थोड़े मजबूत के रूप में आता है। और महुआ के जो फल है, फल उससे बनता है आपका एक तरह का मतलब क्या बोलते हैं, खाने के लिए भी यूज करते हैं। और उसी का बनता है पशु आहार के रूप में बनता है। और उसी महुआ को सड़ा के बनाता है लोग देसी शराब, है ना। तो महुआ हो गया। सेमल भी बहुत खास मतलब जो प्रोडक्शन है सेमल, इसका जो लकड़ी है बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट सफ़ेद होता है। इसका जो प्रयोग है पैकिंग के लिए, और इससे रुई भी हम उत्पादन करते हैं सेमल से, है ना। सेमल मतलब सेमर, सेमर समझते हैं ना, सेमर में जो फूल लगता है ना, वाइट वाइट लाल लाल टाइप का दिखता है, उसके अंदर वाइट वाइट होता है, उससे रुई बनता है। लेकिन हालांकि वो बहुत बढ़िया रुई तो होता नहीं, लेकिन होता है रुई। सागवान बता दिए। गम्हार, गम्हार भी बहुत फेमस और इमारती लकड़ियों में यूज किया जाता है। गम्हार काफ़ी चिकनी होती है और है ना, लकड़ी पर जब भी नक्काशी करनी हो, मतलब कोई आकृति देनी हो, तो इसके लिए सबसे बेटर है आपका गम्हार। तो ये हो गया। जामुन, जामुन को बोला जाता है कि ऐसा वृक्ष है जिसपे चढ़िएगा तो पता चलेगा कब टूट जाए नहीं पता। हालांकि वो वृक्ष का अंदर वाला पार्ट थोड़ा मजबूत होता है, मतलब मजबूत कहने का मतलब उस सेंस में नहीं, पानी कितना भी पड़े जामुन खराब जल्दी नहीं होता। इसलिए देखिएगा पुराने टाइम में जो कुएं होते थे उस पर जो ऐसे रखा जाता था लकड़ी, जिसके थ्रू आप बाल्टी और अपने रस्सी को नीचे कुएं में ले जाते थे, वो आमतौर पे किसका यूज होता था, जामुन का। आम हमारा राष्ट्रीय फल है और आम बहुत ही इंपॉर्टेंट। कटहल तो आप सभी जानते हैं, है ना। तो ये चीजें हो गई, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस वीडियो से। बाकी नमस्कार, जोहार। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे वन प्रबंधन। तो वन जो कि झारखंड या भारत या पूरे विश्व की कहें एक हमारी प्राकृतिक धरोहर है, जिसके फलस्वरूप हमारा जीवन है, क्योंकि इसी वन के फलस्वरूप हम ऑक्सीजन ले पाते हैं, ठीक है। और वनों का मेन काम होता है, जो वन है उसमें जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। तो उसी ऑक्सीजन को हम प्राणवायु भी कहते हैं। आज समझेंगे झारखंड में वन प्रबंधन कैसे कैसे किया गया, इसका इतिहास क्या रहा, और जंगल में यानी वनों में रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पे दो तरह के लोगों को बताया गया झारखंड में। एक तो है एसटी, वो उन पे मतलब उनको जंगल पे कितना अधिकार है और किस किस चीज के लिए अधिकार है, एक तो वो समझेंगे। और दूसरा यहाँ पे अन्य परंपरागत जो वन निवासी हैं, वन निवासी किसे कहते हैं वो भी समझेंगे। तो टोटल बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आते हैं झारखंड में, सबसे पहले अब देखिए मैनेजमेंट, प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो वन का प्रबंधन का आवश्यकता क्यों पड़ा, जब भी आपके हाथ में कोई घोड़ा हो, अगर लगाम किसी और जगह जा रहा है तो उसकी प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। जब देश आजाद नहीं हुआ था तो यहाँ वनों का इतना विस्तार था कि लगभग भूभाग पर अगर देखें तो 85 से 90% के आसपास वन हुआ करते थे। लेकिन यही वन अंधाधुंध काटे गए, और तब भी काटे गए जब हमारा पहला रेल लाइन चला था 1853 में, तब भी काटे गए। और उसके फलस्वरूप वनों में अंधाधुंध कटाई और वनों का तस्करी, ये सब रोकने के लिए हम एक मैनेजमेंट को लेके आए। तो वन प्रबंधन की आवश्यकता यहां पड़ती है, ठीक। चलिए अब समझते हैं।
सबसे पहले तो समझते हैं कि झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था वो जे.एफ. हेबिट ने किया था। कौन के थे? जे.एफ. हेबिट ने 1882 से 85 के ईस्वी के बीच में इन्होंने एक प्रयास किया था वन को मैनेजमेंट करने का। इसी को ध्यान में रखते हुए बंगाल सरकार ने 1909 में वन संरक्षण समिति गठित की। क्या की? वन संरक्षण समिति का गठन किया। 1948 में यही वन संरक्षण समिति जो है वही 1948 में पूर्णतः विशेष विधेयक द्वारा राजकीय संरक्षण में लिए गए। ठीक है, राजा के संरक्षण में या देश के संरक्षण में लिए गए। 1988 में इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार वन संरक्षण अधिनियम लागू करती है। 1988 में केंद्र सरकार वन संरक्षण अधिनियम लागू करती है। लेकिन आपको बताते चलूं मैं कि 1894 से ही भारत में वन नीति लागू है। वन नीति और वन प्रबंधन दोनों दो चीजें हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पे 1894 से भारत में वन नीति लागू है। अब अगर आपसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब आई थी, तो वो आई थी 1952 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति लाई गई थी। इसको मतलब डिजाइन करके लाया गया था और इसको संशोधन करके लाया गया था। जो आपका 1909 है या फिर आगे वाला टर्म है, इसी में सुधार करते हुए लाया गया था। और 1952 से 88 का टर्म ऐसा रहा कि वनों की अंधाधुंध कटाई की गई। अंधाधुंध कटाई करने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लाता है भारत सरकार। राष्ट्रीय वन नीति लाता है और उसके तहत यह कहा जाता है कि अगर किसी प्रदेश में 1/3 यानी 1/3 भूभाग पर वन है तो वो वन आच्छादित माना जाएगा। इसी को परसेंटेज में कहा गया 33.33%। भूभाग पर वन है तो वह क्षेत्र वनाच्छादित माना जाएगा, अन्यथा वह वनाच्छादित की श्रेणी से बाहर होगा। और उस सरकार को, उस राज्य सरकार को वन को लेके ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। सेंटर से भी कुछ ना कुछ दबाव रहते हैं, प्रेशर रहते हैं, है ना। और हर राज्य को चाहिए कि इस के कवर को जो 33.33 है उसको ऊपर करें हम। अब यहां पे एक चीज और देखने वाली बात होगी कि क्या भारत खुद वनाच्छादित देश है? तो नहीं, वनाच्छादित देश नहीं है, क्योंकि इसके पास तो 21.67% ही वन है। वनों का अगर विस्तार देखें तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, 32,87,469 वर्ग किलोमीटर में, ये तो बहुत कम है। झारखंड की बात करें 23,611। हालांकि जब हमारा झारखंड बना था उस समय से लेके अभी तक वनों में काफी वृद्धि देखने को मिली है, मतलब नॉर्मली वृद्धि देखने को मिली है। 23,611 यानी 29.62%। अगर आपसे ये पूछ दे कि रैंक क्या है भारत में, तो बोलिएगा 18वां रैंक है। ठीक, 2017 में यही वन था 23,553 वर्ग किलोमीटर, 29.55%। ये याद रखिएगा, 2017 के जो पहले वाला रिपोर्ट था ना उसमें था 29.45%। तो दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। 2017 वन रिपोर्ट के अनुसार 23,553 वर्ग किलोमीटर मतलब 29.55 वर्ग किलोमीटर में हमारा वन विस्तृत था, जो कि अभी बढ़ के कितना हो गया है 29.62, मतलब 58 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई। और परसेंटेज में देखें तो 0.25 मतलब 1/4% परसेंट में देखें तो, ठीक है, तो वो उतना वृद्धि हुआ। अब याद रखिएगा, 1 का 1/4 में बोल रहा हूं। 8 वन आच्छादित जिले हैं झारखंड में। अब झारखंड में 8 वन आच्छादित, यही से ही क्वेश्चन पूछता है जेपीएससी। मतलब जेपीएससी सिंपल क्वेश्चन ना देके उल्टा पुल्टा क्वेश्चन दिमाग लगा के दे देगा, है ना। तो झारखंड के 8 वन आच्छादित जिले कौन कौन से, याद रखिएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिपोर्ट बोल रहा है 2019 का। अब 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो पहले नंबर पे ये क्रमानुसार है, तो मैं एक बार पढ़ते चाहता हूं, आप याद कीजिएगा। लातेहार का है 56.08%। लातेहार नंबर 1 पे, यानी प्रतिशत के हिसाब से, यानी सबसे ज्यादा वन आच्छादित वाला जिला कौन सा है परसेंटेज के हिसाब से, तो लातेहार है। दूसरा है चतरा में, यहां पे वन है 47.80%। तीसरा में है पश्चिमी सिंहभूम, यह है 46.60%। चौथा में कोडरमा 40.29%। पांचवा हजारीबाग 38.05%। छठा खूंटी 35.72%। सातवां गढ़वा 34% और आठवां लोहरदगा 33.60%। एक बार फिर से, लातेहार 56.08 नंबर 1, नंबर 2 चतरा 47.80%। तीसरा पश्चिमी सिंहभूम 46.60%। चौथा आपका कोडरमा 40.29%। और पांचवा हजारीबाग 38.05%। छठा खूंटी 35.72%।
गढ़वा 34% और लास्ट में लोहरदगा 33.60% है। ये है वनाच्छादित 8 जिले। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन, पिछली जेपीएससी यही क्वेश्चन पूछी थी कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितने हैं, तो बोलिएगा 0.08 हेक्टेयर। 0.08 हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितना होता है तो समझिएगा 10,000 वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर, ये समझ में नहीं आएगा। अब इसको समझिए, बीघा समझते हैं, एक बीघा में होता है हमारे यहां 20 कट्ठा, एक बीघा में 20 कट्ठा। अगर मैं एकड़ की बात करूं, एक एकड़ में 27 बीघा होता है, 27 कट्ठा, सॉरी, एक एकड़ में 27 कट्ठा। लेकिन ये झारखंड में 24 जिले हैं, अलग अलग हो सकते हैं, कहीं 20 होगा, कहीं 25 होगा, कहीं 27 होगा, तो ये मैं उस पर डिबेट नहीं करूंगा। लेकिन आप याद रखिएगा एक एकड़ में 27 कट्ठा। तो यहां पे पूछा है एक हेक्टेयर में कै बीघा होगा। एक हेक्टेयर, बीघा समझ गए, एक बीघा में 20 कट्ठा, कट्ठा समझते हैं, ठीक। डिसमिल समझते हैं, डिसमिल तो एक डिसमिल में, सॉरी, एक कट्ठा में 4.25 डिसमिल होता है। एक कट्ठा में लगभग 4.25 डिसमिल होता है। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो आपको समझाना यही कि एक हेक्टेयर में 3.95 बीघा, लेकिन इसमें भी होता है कच्ची बीघा, पक्की बीघा। अगर पक्की बीघा कह दिया तो 4 बीघा डायरेक्ट हो जाएगा पक्की बीघा। वो सब अब अमीन वाला काम है, यहां नहीं करना है। राज्य में वनों के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। अब देखिएगा क्या क्या किए गए हैं। राज्य में वनों के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से कुछ काम किए गए हैं, जिसमें पहला काम 35 प्रादेशिक प्रमंडल, 35 प्रादेशिक प्रमंडल, 10 सामाजिक वानिकी प्रमंडल, 10 सामाजिक वानिकी प्रमंडल और 4 विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडलों का सृजन किया गया। ठीक है, इसका काम क्या था, तो वनों और वन्य प्राणियों का प्रबंधन, वन और वन में रहने वाले प्राणियों का प्रबंधन, मैनेजमेंट। जैसे हाथी है तो अगर पानी नहीं है उस एरिया में जहां हाथी रहता है तो पिएगा क्या, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम होता है मैनेजमेंट करना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सबसे नीचे जो होता है वो होता है फॉरेस्ट गार्ड, यानी वन रक्षी, और सबसे ऊपर होगा आपका सचिव। ठीक है, वन विभाग का सचिव, तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, याद रखिएगा, ये चीज याद रखना है। तो मैनेजमेंट कौन करेगा, तो वनों और वन्य प्राणियों का प्रबंधन, संवर्धन और विकास किया जाता है इसके माध्यम से। किसके माध्यम से, तो 35 प्रादेशिक प्रमंडल, 10 सामाजिक वानिकी प्रमंडल और 4 विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडलों का सृजन किया गया है। देखिएगा जंगलों में, देखिएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतनी एक्टिव होती है कि अगर जंगल में कोई हाथी बीमार हो गया तो पूरा उसका डॉक्टर आएगा इलाज करने। उतना इंसान पे जल्दी जोर नहीं देता होगा लोग, जितना वो लोग उतना उस पर जोर देता है, क्योंकि उसी के लिए उसको नौकरी, उसी के लिए, उसी काम के लिए उनको पैसा झारखंड सरकार देती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं आगे, झारखंड में वनों के प्रबंधन का दायित्व। अब देखिए वनों का मैनेजमेंट सबसे ऊपर स्तर पर कौन करेगा, तो देखिए वो करेगा प्रधान सचिव या सचिव, एक ही बात है, प्रधान सचिव या सचिव। अगर प्रधान सचिव नहीं है तो सचिव करेगा, और प्रधान सचिव, जैसे प्रधानमंत्री मान लीजिए अगर कुछ दिन के लिए काम से हट गए हैं तो बाकी मंत्रिमंडल अपना काम करते रहती है, ये अलग बात है, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। हालांकि तो प्रधान सचिव या सचिव। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी और वन उप परिसर पदाधिकारियों का यह काम होता है कि वो जंगल का प्रबंधन करें, जंगली जीव जंतुओं का प्रबंधन करें। अगर कोई बीमार है, पशु है, पक्षी है, तो उसका प्रॉपर इलाज करें। अगर कोई पशु पक्षी खाए बिना मर रहा है तो उसके समुचित खाद्यान्न का मतलब मैनेजमेंट करे, पानी का मैनेजमेंट करे, रहने का आवास दे, कोई ठंड से कांप रहा है तो उसको अलाव भी दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं, इनके लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे समझिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले होगा सेक्रेटरी, मतलब सचिव या मुख्य सचिव, सचिव या मुख्य सचिव सबसे ऊपर होंगे। उसके बाद बीच में मैं कुछ छोड़ दिया हूं, ऐसा नहीं कि एकदम रैंकिंग वाइज लिया हूं, लेकिन मेन लिया हूं मैं सीसीएफ। सीसीएफ को बोलते हैं चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मुख्य वन संरक्षक। ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है, हालांकि सचिव तो सबसे बड़ा का हो गया, लेकिन सीसीएफ चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मुख्य वन संरक्षक। उसके बाद नीचे सीएफ चीफ कंजर्वेटर, ठीक है, और उसके नीचे जब जिला स्तर पे आते हैं नीचे में तो डीएफओ। अब डीएफओ का देखिए, डीएफओ का काम क्या है, इनको बोलते ही है वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रमंडल को देखना, पदाधिकारी के रूप में है वनों को देखना। तो ये डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, ये आईएएस क्लियर करके आते हैं, सॉरी यूपीएससी क्लियर करके आते हैं, आईएफएस मैं आईएएस बोल दिया, यूपीएससी क्रैक करके ये आते हैं डीएफओ। उसके बाद एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, यानी सहायक वन संरक्षक। उसके बाद है आरएफओ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, वन क्षेत्र पदाधिकारी, इसके बीच में कई आते हैं।
फिर आपका फॉरेस्टर यानी वनपाल और फॉरेस्ट गार्ड यानी वनरक्षी, इन दोनों का भर्ती जो कराता है वो जेएसएससी कराती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। राज्य में वन प्रबंधन की दिशा में उठाए गए कदम। अब झारखंड राज्य में जो वन प्रबंधन को लेकर जो कदम उठाए गए हैं वो देखिएगा। सबसे पहले वनों के प्रबंधन और संरक्षण में, वनों के प्रबंधन और संरक्षण में जन सहभागिता के उद्देश्य से राज्य सरकार, देखिए जब तक लोग नहीं चाहेंगे कि हम वन को बचाएं, वन्य जीव को बचाएं, तब तक राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। कितने भी नियम कानून ला दे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस जगह वन क्षेत्र होता है उसी जगह निवासी होते हैं। वन निवासी बोलिए वन में रहने वाले व्यक्ति, या कहिए कि उस गांव के रहने वाले लोग, तो वो भी एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं इन सब चीजों को। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, वनों के प्रबंधन और संरक्षण में जन सहभागिता के उद्देश्य से राज्य सरकार संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प लाती है, रेजोल्यूशन लाती है 2001 में, और वो पारित करती है। इसके तहत क्या कहा गया, ये आखिर क्यों लाया गया, तो इसके तहत बोला गया 10,903 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां गठन कीजिए। 10,903 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां गठन कीजिए, क्योंकि वनों का विकास और वनों में जो भी पशु मरते हैं या फिर पशुओं का देखरेख या वन क्षेत्रों का देखरेख, ये सब करेंगे मिलके। राज्य के सभी प्रादेशिक वन प्रमंडल में 35 वन विकास अभिकरण का गठन करना। उसके बाद है इसका निबंधन भी, गठन और निबंधन सारा काम करना। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, वनों के प्रबंधन और संरक्षण में जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प 2001 पारित करती है, जिसमें यह कहा गया कि 10,903 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां गठित करिए और राज्य के सभी प्रादेशिक वन प्रमंडल में 35 वन विकास अभिकरण का गठन कीजिए और निबंधन कीजिए। दूसरा कहा गया वन प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए। अब देखिए, कितना भी आपको मैनेजमेंट किया जाए, मैनेजमेंट का मतलब कार्यभार दिया जाए, तो जब तक ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा तो कहां सीखिएगा। तो इनके ट्रेनिंग के लिए, वन प्रबंधन ट्रेनिंग के लिए रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, आप सभी को पता है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, उसी से संबद्ध वानिकी कॉलेज में, वानिकी महाविद्यालय यानी कॉलेज में वानिकी संकाय लाया गया। अब समझिए संकाय क्या होता है। संकाय जैसे आप ग्रेजुएशन में जाइएगा या इंटर में, तो वहां पे आप, जैसे मैट्रिक में कोई संकाय नहीं है, मैट्रिक में तो सिंपल आप जो भी चीजें पढ़ते हैं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, है ना, मैथ, साइंस वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही इंटर और ग्रेजुएशन में जो संकाय पूछा जाता है, संकाय आर्ट्स है कि कॉमर्स है कि साइंस है, वाणिज्य संकाय है कि कला संकाय है कि विज्ञान संकाय है, संकाय का मतलब एक तरह का डिपार्टमेंट, तो यहां पे एक अलग संकाय है वानिकी संकाय। इसकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट होती है, अलग होती है। वनों से संबंधित चीजें और पशुओं को कैसे देखरेख किया जाता है, यहां पे किया जाता है ये पढ़ाई, ठीक है। निजी भूमि पर वन रोपण हेतु, अब देखिए किसी का प्राइवेट जमीन है लेकिन चाह रहा है कि हम वन रोपण कर लें, तो राज्य सरकार इनके लिए स्कीम लाई, बोले कि हम 2015 में मुख्यमंत्री जनवन योजना शुरू करेंगे। जनवन मतलब जनता के बीच हम वन देंगे, लगाइए, लेकिन हाँ उसके साथ शर्त यही रहता है कि आप लगाने के बाद कितने प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ला के फेंक दे रहे हैं या लगा के छोड़ दे रहे हैं, उसका पूरा प्रबंधन आपको करना होता है। केंद्र द्वारा संपोषित राष्ट्रीय वानिकीकरण योजना से, केंद्र द्वारा संपोषित मतलब केंद्र उसको पोषण दे रहा है, कौन, तो राष्ट्रीय वानिकीकरण योजना से राज्य के 18 प्रादेशिक एवं वन्य प्राणी प्रमंडलों में वन विकास अभिकरण का गठन, तो वन विकास अभिकरण का गठन भी किया जाता है। अब आगे आते हैं अगला पॉइंट, ग्रामीणों की आय बढ़ोतरी। तो देखिए गांव, ग्रामीण क्षेत्र के वैसे लोग जो जंगली एरिया से बिलोंग करते हैं, उनकी आय तो वैसा कुछ है नहीं, नौकरी करने कहां जाएंगे, जंगलों में रहते हैं और वहां सड़क टूटी हुई है, बिजली नहीं है, आने जाने का आवागमन का माध्यम नहीं। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये उस टाइम की बात कर रहा हूं, तब कुछ भी नहीं हुआ करता था। बैलगाड़ियां तक चलती थी, लेकिन बैलगाड़ियां क्या, लोग जब हॉस्पिटल बीमार होते थे ना, तो हॉस्पिटल कैसे ले आते थे, खटिया पे टांग के 4 लोग पकड़ा, सीधे हॉस्पिटल लेके गए, ऐसा दुर्दशा था। आज तो बहुत ठीक हो गया है। तो ग्रामीणों की आय बढ़ोतरी हेतु क्या कहा गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब खुद का सहायता वाला एक ग्रुप बनाएंगे हम, खुद सहायता ये लोग करेंगे। एवं ग्राम वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया, ग्राम वन प्रबंधन। अब गांव में वन प्रबंधन समिति बनाई गई। चलिए भाई क्या है, तो लाख का उत्पादन कीजिए, लाख का उत्पादन कीजिए, और लाख का उत्पादन ऐसे ही नहीं करना, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी फ्री में। फिर उसके बाद जो भी इक्विपमेंट होंगे वो आपको दी जाएंगे फ्री में। और यही नहीं, आपको लाख का खेती जब करना है, लाख का जब प्रोडक्शन आपको देना है, करना है, तो उसके लिए लाख का किट भी आपको सरकार देती है। ठीक, ये बात आप समझ लीजिएगा। जैसे यूं समझिए, एक किसान है, गरीब किसान है, तो क्या
1 लाख राज्य सरकार देती है कि आप खेती कीजिए, और वो भी अगर फसल खराब हो गया, मान लीजिए आप बेरोजगार हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके पास खेत है आपके पापा के नाम से या आपके नाम से, हालांकि आपके पापा के नाम या दादा के नाम से होगा, तो उस खेत पर आप दिखा के, मतलब ऊपर से लेके वंशावली टाइप का, और वहां पे आप उस खेत का रसीद जमा करके बैंक में लोन 1 लाख ले सकते हैं। लेना नहीं है, ले सकते हैं, मतलब किसान लोग लेते हैं। और अगर फसल नहीं हुआ तो ऋण माफ, ऋण ही नहीं लगेगा आपको, पैसा माफ। और हालांकि ये चीज ऋण कहीं भी होता है तो खराब ही होता है, लेकिन किसान लोग के साथ ये है लाचारी कि वो पैसा कहां से लाएं, तो बैंक देती है कि लीजिए खेती कीजिए। यही नहीं, आपने देखा होगा कि जब किसान खेती करते हैं तो मुफ्त में अनाज दिया जाता है, बीज दिया जाता है, सीड्स, और मुफ्त में उन्हें खाद दिया जाता है, मुफ्त में उन्हें कुछ चीजें और दी जाती है। तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए अगला, तो ग्रामीणों की आय बढ़ोतरी हेतु सेल्फ हेल्प ग्रुप और उसके साथ साथ ग्राम वन प्रबंधन समितियों का गठन किया कि लीजिए भाई लाह का उत्पादन कीजिए, लाह होगा, ये हम आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। संरक्षित और बाहरी क्षेत्रों में जो संरक्षित एरिया है वन का, उसके अलावा जो बाहरी एरिया है उसी के आसपास वाले, उसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल तरीके से, इन्वायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि हम पर्यावरण के साथ दोस्ती करके जो पर्यावरण को मंजूर हो, ठीक। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई पौधा लगाए हैं और डेली वहां जाकर सिगरेट पी रहे हैं, तो उससे उस पौधे को भी नुकसान होगा। अब ऐसा नहीं कि मतलब पौधा लगा लिए हैं और वहां डेली क्रिकेट खेल रहे हैं, पता चला कि 2 डाली टूट गया, किसी तरह से मतलब पौधों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल, मतलब इन्वायरमेंट के साथ बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहना। उसके तहत उस मतलब संरक्षित और बाहरी क्षेत्रों में क्या किया गया, इन्वायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल तरीके से इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने हेतु 2015 में, ये डेट याद रखिएगा, 2015 में इको टूरिज्म नीति बनाई गई, जिसमें 8 क्षेत्र शामिल हैं। अब देखिए इको टूरिज्म क्षेत्र बनाने के पीछे क्या मंशा रही सरकार की। एक तो हमारा वो क्षेत्र प्रोटेक्ट हो जाएगा, पहला। दूसरा, एक तो उस क्षेत्र का, यानी हमारे राज्य में जो क्षेत्र है उसकी सुंदरता, गरिमा और विरासत के रूप में अलग पहचान होगी। और तीसरा, राज्य सरकार को कुछ न कुछ आय होगी। जैसे बेतला नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, यहां जो विदेशी लोग आते हैं, चाहे भारत से भी चाहे विदेश से लोग देखने आते हैं विभिन्न जगहों से, तो ये किसको जाता है, सरकार को जाता है पैसा। तो वो इको टूरिज्म नीति बनाएगी जिसमें 8 क्षेत्र शामिल है। कौन कौन, अब ये देखिए, पारसनाथ गिरिडीह, बहुत फेमस जगह है पारसनाथ, 1365 मीटर ऊंचा, 4478 फीट ऊंचाई पर पारसनाथ की पहाड़ी है। तो पारसनाथ गिरिडीह में है, इसको इको टूरिज्म नीति के तहत लाया गया। तिलैया डैम कोडरमा, बहुत फेमस डैम है, कभी घूमना चाहिए आप सभी को एग्जाम के बाद। कनेरी हिल हजारीबाग, ये भी फेमस जगह है। फॉजिल पार्क साहेबगंज, बहुत फेमस। त्रिकुट पर्वत देवघर है ना। उसके बाद पलामू टाइगर प्रोजेक्ट और नेतरहाट, दोनों लातेहार में है ना। और दलमा गज अभयारण्य, ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में। तो इतने 8 क्षेत्रों को इको टूरिज्म नीति के तहत शामिल किया गया है, ठीक। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान, ये केंद्र प्रायोजित एक मतलब नीति लाई गई, कार्यक्रम लाया गया, जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा रहेगा 60-40, मतलब केंद्र सरकार 60% पैसा देगी और राज्य सरकार 40%, मतलब उनकी सहभागिता जिस क्षेत्र को लेके हो। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा वनों में अग्नि सुरक्षा। वन में दवानल समझते हैं ना, दवानल, वनों में लगने वाली आग को दवानल कहते हैं। तो वन में आग कई कारणों से लगती थी, कभी पेड़ टकरा के, कभी कोई सिगरेट पी के फेंक दिया, कभी कोई माचिस की तीली फेंक दिया, ऐसे भी लगता है, कभी 2 पत्थरों के टकरने से, ऐसे भी होता है। तो वनों में जो अग्नि सुरक्षा उसको लेके सर्वे, वन का सर्वे, सीमांकन, जो फॉरेस्ट का एरिया है उसका सीमांकन, कहां तक आपका है, कहां तक पलामू का वन है, कहां तक लातेहार का है, कहां तक चतरा का है, ये सब करना, इनका निर्माण करना किसका काम है, तो इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान, इसके तहत ये किया जाता है। अगला आते हैं संयुक्त वन प्रबंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, संयुक्त वन प्रबंधन। इसके अंतर्गत राज्य के 6628 ग्राम, 6628 गांव वन समितियों का गठन एक प्रमुख कदम है इसमें। मतलब जो संयुक्त वन प्रबंधन है, इसमें राज्य में 6628 ग्राम वन समितियों का गठन किया गया। मतलब वन समितियों का मतलब 6628 वन ग्राम समितियों का गठन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कदम। इसके द्वारा 14,232 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों को संरक्षण और प्रबंधन मिल रहा है। सोचिए, एक गांव का मतलब जो एरिया, मतलब जो
पॉपुलेशन होता है 2000, 3000, 5000, 4000 ऐसा होता है। अगर उतने लोग उस एरिया के जो वन है उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो समझिए ये तो 6628 ग्राम वन समिति का गठन हुआ और ये कितना प्रोटेक्ट करें 14232 वर्ग किलोमीटर। सोचिए कि हमारे झारखंड का लगभग आधा वन क्षेत्र प्रोटेक्ट हो रहा है, संरक्षण प्रबंधन दोनों मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और हमारे झारखंड के लिए भी गर्व की बात है। वन अधिकार अधिनियम 2006 और यही इसी का नियमावली 2008, इसके बारे में समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। सबसे पहला तो ये वनवासी, वनवासी किसे कहते हैं अब इसको समझेंगे आगे। वनवासियों को जंगल की जमीन पर निवास हेतु अधिकार दिया गया है। वनवासी को जंगल की जमीन पर, क्योंकि वनवासी कहां रहेंगे, जंगल में रहेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहां जो सभ्यताएं थी, हड़प्पा सभ्यता, फिर जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, तो इनमें क्या होता था कि लोग कहां रहते थे, जहां तहां रहते थे। और उसके पहले भी जाइए, आदि मानव कहां रहते थे, जंगलों में रहते थे। तो जंगल में जो रहने वाले लोग हैं जिनको वनवासी हम कहते हैं, अभी देखेंगे क्या इसे कैसे क्राइटेरिया, मतलब कैसे इनको डिफाइन किया गया है, जिसे दो प्रकार से परिभाषित किया गया है। देखिए, जंगल में जो रहने वाले लोग हैं उनके जंगल की जमीन पर निवास हेतु दो प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है। पहला, वन में निवास करने वाले एसटी यानी अनुसूचित जनजाति। अब वन में निवास करने वाले एसटी किसे हम वनवासी कहेंगे, समझिएगा। वन में जो निवास करने वाले एसटी हैं, अगर ये प्रारंभिक तौर पे जीविकोपार्जन या प्रारंभिक तौर पे जंगलों को ही अपना घर बना के रह रहे हैं और वहां अपनी सारी मेन जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, इंसान की मेन जरूरत और दवाई, ये मेन जरूरत है, तो अगर वो मुख्य तौर पे इसी क्षेत्र से इसलिए जुड़े हैं तो उनको हम वनवासी जरूर कहेंगे। इसमें वही आते हैं, वन में निवास करने वाले एसटी कौन आते हैं, जो मुख्य तौर पर अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, मतलब टेम्पोररी नहीं है, परमानेंट की तरह है यहाँ, उनको हम वनवासी कहेंगे। अन्य परंपरागत वन निवासी, अन्य परंपरागत जो परंपरा है कि वन में मेरे दादा के दादा थे तो फिर वन में हम, फिर वन में ऐसे करके, तो वो वन निवासी, वो कैसे जाने जाएंगे। तो देखिए, 13 दिसंबर 2005 से पूर्व अगर ये रह रहे हों, 13 दिसंबर 2005 से पूर्व अगर ये रह रहे हों, तब तो चलिए परंपरागत वन निवासी माने जाएंगे। 2005 से पहले मान लीजिए, जैसे नहीं बोलते खतियान है ना, खतियान 1985 का बोला गया था ना कि 1985 से जो झारखंड में पहले, जो 1985 से पहले जो झारखंड में रह रहा हो वो झारखंड का खतियानी है। पिछली जो नियमावली बनी थी उसमें यही बोला गया था। तो ठीक उसी तरह परंपरागत वन निवासी किसे बोलेंगे, 13 दिसंबर 2005 से पूर्व रहने वाले जंगल में लोग परंपरागत वन निवासी कहलाएंगे। तो दो तरह के लोग हो गए। अब समझिए दूसरा पॉइंट, निवास और खेती करने के लिए जंगली जमीन पर इनको अधिकार कैसे मिलेगा वो समझिए। जंगली जमीन पर निवास करके, जंगली जमीन किसका है, सरकार का है। अब सरकार कहे कि तो भागो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जंगली जमीन पर निवास भी करेंगे और खेती भी करेंगे, लेकिन ये अधिकार कैसे दिया गया है। पहला इसका क्राइटेरिया ये है कि जंगली जमीन जो है 13 दिसंबर 2005 से पूर्व में अधिभोग में हो। अब जंगल तो दुनिया भर का है, जिस एरिया में, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बेतला नेशनल पार्क के रहने वाले लोग, एक बेतला गांव ही है, तो बेतला गांव के आसपास जो भी लोग हैं, अगर वो उस जंगल जमीन में रहते हों, अगर वो 13 दिसंबर 2005 से उस क्षेत्र का अधिभोग कर रहे हो, यानी वहां रह रहे हों और भी वहां से फूल पत्ती लकड़ियां वगैरह ले रहे हो, उपभोग कर रहे हो उस चीज का, वहीं से उनका जीविकोपार्जन हो रहा है, तो समझिए कि वो फिर इसमें निवास और खेती के लिए जंगली जमीन पर अधिकार जमाए हुए हैं। दूसरा, जंगल की जमीन 13 दिसंबर 2007 तक अधिभोग में हो। 13 दिसंबर 2007 तक अधिभोग में होना चाहिए, मतलब प्रयोग में, नहीं तो फिर वो गड़बड़ है। तीसरा समझते हैं पॉइंट, अधिनियम में वन ग्राम को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम में जो वन अधिकार अधिनियम है, इसमें हम वन ग्राम को परिभाषित करते हैं। वन विभाग के द्वारा इनको पहले ही जमीन दे दी गई है। किनको, जो वन ग्राम में रहने वाले लोग हैं उनको जमीन दी गई है वन विभाग द्वारा कि लो ये तुम्हारा ही है, तुम यहां पे अपना काम करो। चौथा पॉइंट, ग्राम सभा को यह शक्ति दी गई है, ग्राम सभा को इसी के तहत पावर दी गई है कि ग्राम सभा को नियमावली 2008 के अनुसार, ग्राम सभा, एक ग्राम है उसका सभा लगेगा, ठीक है ना, तो ग्राम सभा को नियमावली 2008 के अनुसार ग्राम सभा गठन करना है। किसके लिए, वन को बचाने के लिए। तो वन बचाने के लिए जो ऑथराइज्ड हो गया वो कौन हो गया, हमारा ग्राम सभा। तो ये याद रखिएगा, ग्राम सभा का काम क्या है कि वन विभाग आपको डिपुट करती है कि आप वनों को बचा के रखिए, सुरक्षित और संरक्षित करके रखिए। उसका प्रबंधन तो वैसे थोड़ा बहुत करना है, लेकिन मेनली आपको बचा के रखना है, क्योंकि गांव वाले चाहेंगे तभी वन बचेगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं।
अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और परंपरागत वन निवासी को, दो टाइप के निवासी थे, वन अधिकार की मान्यता 2006 लागू करने के लिए ग्राम सभा दो, देखिए इनको मान्यता कौन दिया है, तो ग्राम सभा। ग्राम सभा जैसे पहले होता था सरपंच, दो मुंडी इधर दो मुंडी इधर, बीच में एक मुंडी, तो सर मतलब सिर, 5 दो इधर दो इधर, दो बाएं दो दाएं, बीच में एक 5, तो ये बीच वाला जो बोलता था होता था, ठीक है, मतलब पांचों मिलकर डिसीजन लेते थे। तो उसी तरह ग्राम सभा दो तरीके से काम करता है कि हम भाई एसटी को, एसटी एक व्यक्ति है, कोई भी एक एसटी व्यक्ति ले लेते हैं, कोई भी एक, और एक व्यक्ति लेते हैं जो परंपरागत रूप से वन का निवासी है, ठीक, परंपरागत रूप से वन का निवासी है, इन दोनों को एक एक व्यक्ति को ले लेते हैं। तो ग्राम सभा इसमें क्या करेगा, 2006 के तहत पहला, वन भूमि पर व्यक्तिगत या सामुदायिक अधिकार हेतु वन अधिकार समिति का गठन करेगा, ठीक। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पर्सनल बोलता है कि ये क्षेत्र मेरा है, इस क्षेत्र में हम रहते थे, या कोई एक यूनिट बोलता है कि हम यहाँ समुदाय कि यहाँ रहते थे, तो उसके लिए वन अधिकार समिति का गठन करेगा ग्राम सभा। दूसरा पॉइंट समझिएगा, वन सुरक्षा समिति का गठन करता है ग्राम सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वन सुरक्षा समिति का काम है वन को बचाना, वन में आग लग गया तो काम है ग्राम सभा का कि जाके पानी झोंकना, वन को अगर कोई काट रहा है तो ग्राम सभा का काम है कि हम उस वन को बचाएं। वन सुरक्षा समिति जाके वहां बोलेगी कि नहीं करना ये सब। निर्णय कौन दिया, ये इनको कौन डिसीजन दिया, तो ये डिसीजन इनको मिला है वन पर्यावरण विभाग द्वारा, और ये 15 नवंबर 2007 को दिया कि नहीं, ग्राम सभा इसमें पावरफुल है। और पावरफुल क्या है कि आप उस ग्राम सभा के अंतर्गत रहने वाले लोग जो जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं उनको व्यक्तिगत या सामुदायिक अधिकार दिए हैं कि नहीं दिए हैं, पहला। और दूसरा, जंगल पर मतलब जंगल को बचाने के लिए आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, वन भूमि पर कृषि या आवास के संबंध में ग्रामवासी की जो रियल स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, वो सभी ग्रामवासी को जानना चाहिए। जो जंगली क्षेत्रों में रहते हैं जिन्हें हम वनवासी कहते हैं, तो दो चीजें याद उनको रखनी चाहिए। झारखंड का 85% वन, झारखंड का लगभग 85% वन 13,000 राजस्व गांव में सुरक्षित वन के रूप में है। 13,000 जो रेवेन्यू विलेज है वहां पे सुरक्षित रूप में है। यहां से अब सुरक्षित क्यों है, ग्राम सभा है, ग्रामवासी उसको बचाए हुए हैं, साथ ही साथ पूरा वन जो वन का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, यानी वन विभाग और ग्राम सभा एक दूसरे से कोरिलेट करके काम करते हैं, इसलिए बचा हुआ है। अब यहां पे इनको क्या अधिकार दिया गया है, तो यहां से वन उत्पाद ग्रामवासियों के खतियान और वन कानून में वैलिड होंगे। आपके लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी तो कुछ काम आप कीजिए। तो यहां पे यही चीज है कि हम ग्रामवासी जंगल में रहते हैं, इनका प्रोटेक्शन करते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति आए तो मार के भगा देते हैं, तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो इनको वन विभाग कहती है कि आप वैलिड है आपका वन उत्पादन में आते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कुछ लकड़ियां, जैसे देखिएगा बेतला नेशनल पार्क में डेली दिखेगा टंगी लेके सब जाता है जंगल में लकड़ी काटने, क्यों? और वही है वन विभाग, कुछ नहीं कहती है, क्यों? क्योंकि उनको अधिकार है, इसलिए कुछ नहीं कहेगी, और एक सीमित क्षेत्र तक अधिकार दिया जाता है। खैर, तो इनके खतियाने में है ये चीज, इनको जो खतियान मिलेगा उसमें है कि आप वन से संबंधित फल फूल पत्ता और जलावन की लकड़ियां ला सकते हैं। वन कानून भी इनके साथ ये वैलिड करता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर जीविकोपार्जन के लिए, प्राथमिक स्तर पर या जीविकोपार्जन के लिए वन पर निर्भर अगर कोई वनवासी नहीं है तो वो वनवासी नहीं माना जाएगा। वन निवासी वही माना जाएगा जो प्राथमिक स्तर पर वनों पर डिपेंडेंट है या अपने जीविकोपार्जन के लिए, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए वन ही पर आश्रित है, तभी उसको वन निवासी माना जाएगा। एक तो ये हो गया। अगर वो वन निवासी नहीं है, यानी प्राथमिक स्तर पर या जीविकोपार्जन के लिए वन पर निर्भर नहीं है, तो ना तो उसको वन कृषि करने देगी, ना आवास देगी, ना कोई वन उत्पाद लेने देगी। समझ में आया? तो जो व्यक्ति उस जगह पे प्रोटेक्शन के रूप में है, ग्राम सभा जो देखती है ये सब चीज, तभी उसको सारे अधिकार मिलते हैं वन विभाग के थ्रू। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको
नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने वृहद चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे वन्य जंतु संरक्षण कार्य। और याद रखिएगा, जंगल प्रबंधन और वन्य जंतु संरक्षण कार्य से आपके एग्जाम में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां से बनते हैं आपके 10 अंक। तो ये 10 अंक अपने हाथ में आपको कर लेने हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने यहां चाहती है कि हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा वन हो। देखिए, वनों का एक क्राइटेरिया दिया गया कि अगर आपके पास 33.33% मतलब आपके जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, उसके 1/3 भाग पर वन है, तो आप वन आच्छादित राज्य में कहे जाएंगे। तो हर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ का जो वन है वो वन आच्छादित हो। साथ ही साथ वो चाहती है, हर स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है, साथ ही साथ भारत सरकार तो चाहती ही है कि हमारे यहाँ वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य चलाए जाएं। देखिए, वन्य जीव जंतु अगर रहेंगे तो विदेश के लोग भी देखने आते हैं, और एक तरह का ये गौरव की बात है कि हमारे यहाँ वन्य जीव जंतु हैं। वनों में जो जीव जंतु, देखिए आमतौर पे बाघ या हाथी को बेतला नेशनल पार्क में विदेश के लोग देखने आते थे और गाड़ियों से मतलब जीप में भर भर के जाते थे देखने। लेकिन आज का ये दुर्दशा है कि इतने संरक्षण कार्य चलाए जाने के बावजूद भी पलामू का अभी लातेहार में है, लातेहार का एकमात्र या झारखंड का एकमात्र कहें जो नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क, वहां बाघ कहां है ही नहीं। कभी कभी दूर से कोई आता है बाघ और वो भी चला जाता है, नहीं तो ऐसे बाघ पहले हुआ करते थे, लेकिन अब यहां बाघों की संख्या बिल्कुल नगण्य है। तो ये हमारे यहां टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाए गए। आप सभी को ज्ञात होगा कि 1974 में पलामू प्रोजेक्ट की स्थापना की गई, टाइगर प्रोजेक्ट चलाए गए। 1932 में सबसे पहले हमारा ही राज्य था झारखंड, जहां पे बाघों की सबसे पहले गणना की गई थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि वन्य जीव संरक्षण कार्य, भारतीय वन्य जीव का बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है ना, जो पूरा वन का अध्यक्ष होता है, एक तरह से देखा जाए वो होते हैं माननीय प्रधानमंत्री। और ये जैसे ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, ऑटोमेटिकली इस चीज का यानी भारतीय वन्य जीव बोर्ड का वो अध्यक्ष बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे यह पूछा जाए कि वनों को लेके मतलब गवर्नमेंट इतना एक्टिव क्यों है, तो देखिए मानवता है, हर इंसान में एक मानवता है, तो मानवता के हिसाब से भी, और हमारे पशु जो है ना हमारे साथी कहे जाते हैं। आप चले जाइए, सभ्यताओं की बात कीजिए, जब हमारा हड़प्पा सभ्यता था और उसके बाद की सभ्यताएं आई, बाद का टाइम आया, पालतू पशु कौन था? हमारा कुत्ता साथ में था। तो वनों को लेके ना सरकार बहुत संवेदनशील, सेंसिटिव और एक्टिव भी रही है। चलिए अब देखते हैं इसको। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लाया गया। अब ये क्यों लाया गया था 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम? तो देखिए, वन्य जीवों का संरक्षण, वन में जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनका संरक्षण हो सके और विलुप्त हो रही प्रजातियों के लिए दिशा निर्देश दे सके, उनका संरक्षण कर सके। जैसे आपका एक अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो है आपका लातेहार में महुआ डांड़ अभ्यारण्य। महुआ डांड़ अभ्यारण्य में भेड़िया जो है विलुप्त के कगार पे है, तो उनको बचाने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। दूसरा चीज देखिएगा, झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका अवस्थित है लातेहार जिले में बेतला नामक जगह के पास, बेतला नामक जगह। अब इसकी दूरी अगर देखें तो पलामू प्रमंडल का जो मुख्यालय है मेदिनीनगर, यहां से लगभग पड़ते हैं 25 किलोमीटर, और अगर रांची से इसकी बात की जाए, राजधानी से इसकी डिस्टेंस देखी जाए तो लगभग 170 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने 11 हैं, और 4 जैविक उद्यान है, जीवों के लिए उद्यान बनाए गए हैं, 5 पक्षी विहार हैं, 5 पक्षी विहार हैं, और झार पार्क के तहत 10 पार्कों को शामिल किया गया है। तो इन सबों को देखिए, इन सबों को संरक्षण के लिए ना बहुत बड़ा कदम उठाए गए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा। अब समझेंगे इसको, आगे आने वाले टाइम में देखिएगा, अभी आपको दिखेगा। बेतला का फुल फॉर्म क्या है? बाइसन, बी से बेतला, बी से बाइसन, टी से ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, एल से लियोपार्ड, ए से एक्सिस। तो बेतला का फुल फॉर्म ये है, बी से बाइसन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, एल से लियोपार्ड और ए से एक्सिस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 सितंबर 1986 को यह स्थापित हुआ था। 10 सितंबर 1986 को स्थापित हुआ था। लातेहार में यह वर्तमान टाइम में अवस्थित है, और इसका एरिया जो है 231.67 लगभग 232 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है, ठीक। राज्य का एकमात्र नेशनल पार्क यही है।
1932 में सर्वप्रथम बाघों की गणना यही हुई थी विश्व में, है ना। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ क्या क्या पाया जाता है? बाघ। अब मैंने भी बताया बाघ यहाँ बिल्कुल नहीं के बराबर है। और बाघ कभी बीच में हुआ करते थे, लेकिन अभी के टाइम में क्या है ना कि कहीं से आते हैं, नहीं तो वो दिखते भी नहीं है। एक आध दिख जाए वो अलग बात है। हाथी, हाँ हाथी है, बिल्कुल है। सांभर भी है, नीलगाय, चीतल, तेंदुआ, बंदर, हिरन, ये सब पाए जाते हैं यहाँ पे। भारत सरकार 1974 से यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट, है ना, चला रही है। राज्य का एकमात्र जो टाइगर प्रोजेक्ट है, यानी पलामू बाघ आरक्ष्य, पलामू टाइगर रिजर्व एकमात्र यही है लातेहार में। देखिए पलामू के नाम से कई लोग पलामू मतलब मेदिनीनगर या डाल्टनगंज कह देते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये लातेहार में है, याद कर लीजिएगा। पहली बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, ये तो झारखंड की बात कर रहा हूं मैं, तो पहला नेशनल पार्क है जिसे बोलते हैं हम हेली नेशनल पार्क। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन सा? हेली नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था और वर्तमान नाम है जिम कॉर्बेट। ये उत्तराखंड के नैनीताल में अवस्थित है, जिम कॉर्बेट। और एक और जो आपका पार्क है उसे आप नहीं भूलना चाहिए आपको। भारत का अगर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो बोलिएगा हिमिस नेशनल पार्क। और ये आपका पड़ता है लद्दाख के लेह में, ठीक है, लद्दाख के लेह में यहां पड़ता है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है आपका 11 जो है वन्यजीव अभयारण्य, वो मैं एक बार सुना देता हूं, वैसे आप लिख लीजिए, है ना, इसे लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 जो वन्यजीव अभयारण्य है वो आप लिख लेंगे तो बहुत आपको फायदा भी रहेगा। पहले लिखिएगा फटाफट। 11 जो वन्यजीव अभयारण्य हैं वो इस प्रकार से हैं, आपको लिखते रहना है। पहला लिखिएगा पलामू अभयारण्य, पहला लिखिएगा पलामू अभयारण्य, पहला क्या लिखिएगा? पलामू अभयारण्य। जिला लिखिए लातेहार, जिला लिखिए लातेहार। स्थापना लिखिए 17 जुलाई 1976, स्थापना 17 जुलाई 1976। एरिया है इसका 794.33 वर्ग किलोमीटर। एरिया कितना है? 794.33 वर्ग किलोमीटर। यहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं, हाथी हो गया, सांभर हो गया, है ना, ये सब पाए जाते हैं। नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का अभयारण्य, मतलब ये अभयारण्य है जो पलामू अभयारण्य, वो एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का है, बाकी राजकीय स्तर के हैं, ठीक है। 10 जो बचेंगे वो राजकीय स्तर के होंगे। तो पहला लिखना है कि एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का अभयारण्य, और दूसरा लिखना है कि झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य, यानी झारखंड का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भी आप लिख लीजिए दोनों पॉइंट। दूसरा लिखिएगा, दूसरा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। दूसरा लिखिए हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। अब हजारीबाग नाम ही है तो ये हजारीबाग में अवस्थित है, ठीक है ना। ये कहाँ अवस्थित है? लोकेशन लिख लीजिए हजारीबाग। इसकी स्थापना लिखिएगा 24 मई 1976। स्थापना लिख लीजिए 24 मई 1976। एरिया इसका है 186.25 वर्ग किलोमीटर। एरिया कितना है? 186.25 वर्ग किलोमीटर। और जीव जंतु के रूप में देखें तो यहाँ पे तेंदुआ है, हिरन है ना, सांभर है, ये सब लिख लीजिए, ठीक है। अब दूसरा के बाद तीसरे पे चलते हैं, बहुत ही फेमस दालमा जंतु अभयारण्य लिखिएगा। तीसरा में दालमा जंतु अभयारण्य। दालमा को लिखिए पूर्वी सिंहभूम, दालमा को लिखिए पूर्वी सिंहभूम। 23 जून 1976। स्थापना लिखिए 23 जून 1976। और एरिया इसका 192.22 वर्ग किलोमीटर। एरिया कितना है? 192.22 वर्ग किलोमीटर। जीव जंतु में लिखिए हाथी, तेंदुआ, हिरन। जीव जंतु में लिखिए हाथी, तेंदुआ, हिरन। नोट देके लिखिएगा, नोट देके लिखिएगा कि 1992 से, नोट देके लिखिएगा 1992 से एशियाई हाथियों के लिए, 1992 से एशियाई हाथियों के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी परियोजना चलाई जा रही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी परियोजना चलाई जा रही है। फिर नोट नंबर दूसरा लिखिएगा 26 सितंबर 2001 ईस्वी को, 26 सितंबर 2001 ईस्वी को देश का प्रथम गज आरक्ष, देश का पहला गज आरक्ष बनाया गया इसे। और इसका विस्तार लिखिए कोल्हान प्रमंडल, नीचे वाला पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। विस्तार लिखिए कोल्हान प्रमंडल। इसका एरिया लिखिएगा 13,440 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। आपको पता होगा पश्चिमी सिंहभूम का सबसे ज्यादा एरिया है झारखंड में, अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो, है ना। तो ये आपको लिख लेना है।
देश का प्रथम गज आरक्ष एलिफेंट रिजर्व कौन सा है? तो बोलना है दालमा। चौथा लिखिएगा महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य, लिखिए महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य। चौथा नंबर लिखिए महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य, ये है आपका लातेहार में। ये कहाँ है? लातेहार में। स्थापना लिखिएगा 23 जून 1976। स्थापना लिखिए 23 जून 1976। क्या बात है, दोनों एक ही दिन है ना। 63.25 वर्ग किलोमीटर। एरिया लिखिए 63.25 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे भेड़िया है, हिरन है ना, यही भेड़िया विलुप्त हो रहा है। महुआ डांड में जो विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु है महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य, ठीक है। अब पांचवा लिखिएगा तोपचांची जंतु अभ्यारण्य। पांचवा लिखिए तोपचांची जंतु अभ्यारण्य। तोपचांची है धनबाद में, लोकेशन लिखिए धनबाद। और इसका स्थापना लिखिए 3 मई 1978। स्थापना 3 मई 1978। बहुत कम एरिया है हालांकि इसका 8.75 वर्ग किलोमीटर। 8.75 वर्ग किलोमीटर। जीव जंतु में लिखिए तेंदुआ, हिरन, भालू। तेंदुआ, हिरन, भालू। छठा नंबर लिखिएगा लावालंग जंतु अभ्यारण्य। लावालंग जंतु अभ्यारण्य ये है आपका चतरा में। ये है आपका चतरा में। 7 अगस्त 1978 स्थापना हुआ। 7 अगस्त 1978। यह है 207 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत। 207 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय पाए जाते हैं यहाँ पे। 7वां नंबर लिखिएगा पारसनाथ जंतु अभ्यारण्य। 7वां लिखिए पारसनाथ जंतु अभ्यारण्य। और यह है आपके गिरिडीह में। यह है आपके गिरिडीह में। 2 अगस्त 1981। 2 अगस्त 1981 इसका स्थापना हुआ था। 43.33 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। 43.33 वर्ग किलोमीटर। तेंदुआ, सांभर, हिरन यहाँ के जीव जंतु हैं। तेंदुआ, सांभर, हिरन। 8वां नंबर लिखिए कोडरमा जंतु अभ्यारण्य। कौन सा? कोडरमा जंतु अभ्यारण्य। और यह है कोडरमा में। यह है कोडरमा में। 25 जनवरी 1985 स्थापना। 25 जनवरी 1985। एरिया लिखिए 177.35 वर्ग किलोमीटर। 177.35। तेंदुआ, सांभर यहाँ के प्रमुख जीव हैं। 9वां नंबर में आइए पालकोट जंतु अभ्यारण्य। पालकोट आपका है गुमला में। पालकोट कहाँ पे है? गुमला में। 22 अगस्त 1990 स्थापना। 22 अगस्त 1990। 183.18 वर्ग किलोमीटर। 183.18। तेंदुआ, वाइल्ड हिरन यहाँ पाए जाते हैं। तेंदुआ और वाइल्ड हिरन, है ना। 10वां नंबर लिखिए उधवा जल पक्षी आश्रयी। उधवा जल पक्षी आश्रयी यहाँ पे बहुत दूर दूर से विदेश से मतलब प्रवासी पक्षी आते हैं, है ना। उधवा जल पक्षी आश्रयी साहेबगंज में है ये। 1991 में स्थापना। साहेबगंज 1991। 5.65 सबसे छोटा यही है। 5.65। यहाँ पे किंगफिशर, जल कौवा ये सब रहते हैं, है ना। और 11वां नंबर गौतम बुद्ध अभयारण्य। गौतम बुद्ध अभयारण्य यह है कोडरमा में। लेकिन हालांकि यहाँ कुछ लोग यहाँ के रेंजर से पूछेगा तो बोलेगा हजारीबाग में इसका एरिया पड़ता है। एरिया लिख लीजिए 177 वर्ग किलोमीटर। हालांकि एरिया मैं बाद में डिफाइन कभी कर दूंगा पूरा, है ना। 1971 में इसकी स्थापना हुई। एरिया 177 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे चीता और बाघ पाए जाते हैं। एक चीज और लिखिएगा नोट करके, राजमहल जीवाश्म पार्क साहेबगंज में प्रस्तावित है, ठीक है। राजमहल जीवाश्म पार्क साहेबगंज में प्रस्तावित है। तो ये बातें आपको इतनी याद होनी चाहिए, ये नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य जो है विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, धनबाद का जो तोपचांची अभ्यारण्य है, कौन सा? तोपचांची अभ्यारण्य, उसके बीच हरी पहाड़ी नामक झील पाई जाती है। ऐसा ही क्वेश्चन जेपीएससी उठा के दे देगा आपको कि हरी पहाड़ी नामक झील किस अभ्यारण्य के बीच में पाई जाती है। तो बोलिएगा आप तोपचांची धनबाद, ठीक है। अब आते हैं झारखंड के जैविक उद्यान। बायोलॉजिकल गार्डन की बात करें तो बायोलॉजिकल गार्डन की बात करें हम, जैविक उद्यान 4 हैं। अब चारों को देखेंगे फटाफट। पहला है बिरसा भगवान जैविक उद्यान। बिरसा उद्यान मत बोलिएगा, बिरसा भगवान जैविक उद्यान, है ना। ओरमांझी में है, रांची में। 1954 में स्थापना हुआ था। बिरसा भगवान जैविक उद्यान ओरमांझी, रांची, 1954। दूसरा है जवाहरलाल जैविक उद्यान। जवाहरलाल जैविक उद्यान यह है बोकारो में और इसका स्थापना 1980 में हुआ था। पर्यटन के लिए एकदम फेमस है। यहाँ पे टॉय ट्रेन भी है, घूमते रहिए, है ना। पर्यटन के लिए, घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है। जवाहरलाल जैविक उद्यान बोकारो 1980 में स्थापित हुआ था। तीसरा मगर प्रजनन केंद्र मूता। मगर प्रजनन केंद्र कहां है? मूता। मूता कहां है? रांची में। रांची के रुक्का गांव में है, ठीक है। 1987 से ये आयुसीएन कार्यक्रम के तहत लाया गया है। अब आयुसीएन क्या होता है वो देखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। क्या है?
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना कब हुई थी? मतलब IUCN की स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को, और इसी के तहत आपका आता है मगर प्रजनन केंद्र मूता। ठीक है। चौथा नंबर, बिरसा मृग विहार, यह है कालामाटी खूंटी में, कालामाटी जगह है खूंटी में है, ये 1987 में। ठीक है। यहां पे क्या किया गया, सांभर और चीतल को संरक्षित किया गया है, सांभर और चीतल को। एक चीज और याद रखिएगा, हिरन प्रजनन हेतु यह प्राकृतिक आवास है, मतलब हिरन यहां आते हैं और प्रजनन करते हैं, नेचुरल चीज, नेचुरल जगह है ये। ठीक है। और एक चीज और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मछली घर, मछली घर रांची में 2018 में स्थापित हुआ था। हालांकि ये बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो ओरमांझी रांची है उसी के ठीक सामने बना हुआ है। अब अगर पक्षी विहार की बात करें हम, पक्षी विहार टोटल है 5, अब एक एक करके देखते हैं। तिलैया पक्षी विहार कोडरमा, पक्षी विहार का मतलब क्या होता है? पक्षी लोग आते हैं, अपना विचरण करते हैं। विहार का मतलब एक तरह से आश्रय, आश्रय नहीं बोलते हैं कि बौद्ध विहार, बौद्धों का एक केंद्र रहा, उसी तरह पक्षियों का एक सेंटर है, वहां पे विचरण करते हैं लोग, रहते हैं, आते जाते हैं। तिलैया पक्षी विहार है कोडरमा में, तेनुघाट पक्षी विहार और चंद्रपुरा पक्षी विहार दोनों है बोकारो में। ठीक, 3 हो गए। उधवा पक्षी विहार यह है आपका साहेबगंज में, और इचागढ़ पक्षी विहार यह सरायकेला खरसावां में। ये बातें आपको याद रखिएगा। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया तो डॉक्टर सलीम को कहते हैं, सलीम अली को कहते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया। प्रकृतिवादी थे, बहुत बढ़िया ज्ञाता थे ये। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो है आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। कहां है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। बात करें झार पार्क, झार पार्क में शामिल 10 पार्कों को किया गया है, झार पार्क में 10 पार्कों को शामिल किया गया है। उन पार्कों का मतलब समुचित विकास और प्रबंधन करेगी। और ये किसके तहत काम करती है? तो इसका संचालन करता है JPMDA। JPMDA क्या है भाई? तो झारखंड पार्क मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, झारखंड पार्क मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण, झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण इसके तहत काम करता है। मतलब इसी के तहत ये झार पार्क काम करेगा। कौन कौन 10 पार्क है तो एक एक कर देखिएगा। पहला नंबर बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची, नंबर 1। नंबर 2 दीनदयाल पार्क रांची, श्री कृष्णा पार्क रांची, नक्षत्र वन रांची, ऑक्सीजन पार्क रांची, सिद्धू कान्हू रांची। ठीक, तो 1 2 3 4 5 और एक 6 तो रांची में हो गए। एक और है अंबेडकर पार्क सिल्ली, वो भी रांची में ही है, बट वो सिल्ली एक पार्टिकुलर जगह है ना। चलिए, हालांकि वो सिल्ली कौन सा सिल्ली है, वैसे सिल्ली में बता दूं, सिल्ली एक ब्लॉक है और सिल्ली एक विधानसभा क्षेत्र है रांची का ही। ठीक है ना। अब देखिए, शहीद निर्मल महतो पार्क, यह है हजारीबाग। कहां पे? शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग। सिद्धू कान्हू पार्क ये दुमका में है। घोड़बंदा थीम पार्क जमशेदपुर में है, घोड़बंदा थीम पार्क जमशेदपुर में। और अंबेडकर पार्क यह सिल्ली में, ठीक, सिल्ली एक स्थान है। अब आते हैं झारखंड में संचालित वन तथा वन्यजीव संरक्षण, मतलब हम जो इतना चीज अपने पास अपने स्टेट में रखे हैं, एक नेशनल पार्क है, 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है, पक्षी विहार है, जैविक उद्यान है, झार पार्क में 10 पार्क है, इसके अलावा कई सारी चीजें हैं। इनका हम कैसे प्रबंधन, मैनेजमेंट कौन करेगा, पैसा कहां से आएगा, इनका उचित रख रखाव सुरक्षा कौन करेगा, उसके लिए कुछ कार्य किए गए हैं। पहला है पलामू व्याघ्र प्रोजेक्ट यानी परियोजना। यह केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, 1974 से चला आ रहा है ना। पलामू टाइगर प्रोजेक्ट 1974 से चला आ रहा है। बाघों के संरक्षण के लिए किया गया था कि बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही थी, उसको रोकने के लिए किया गया था। पहले ये केंद्र खर्चा उठाती थी 100%, लेकिन अब बोली कि नहीं, हम देंगे 60%, राज्य को देना होगा 40%। तो अब ये केंद्र राज्य का बंटवारा 60-40 के रेशियो में हो गया। अब आते हैं, दूसरा बात करते हैं हाथी परियोजना, है ना, एलिफेंट प्रोजेक्ट। ये केंद्र प्रायोजित है, 60-40 का रेशियो इसमें भी रखा गया है। केंद्र प्रायोजित ये भी है हाथी प्रोजेक्ट, जैसे आपका लगाया गया ना दालमा में, है ना। तो अब 60% आपको जो पैसा होगा या जो भी चीजें होंगी वो केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य से हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और देश का पहला गज आरक्षित दालमा है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, मैंने बता दिया है। तीसरा नंबर ग्रीन इंडिया मिशन। अब देखिए, ग्रीन इंडिया मिशन कहने का मतलब क्या है कि हम भारत को हरा भरा करेंगे, है ना। क्या करेंगे? हरा भरा करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, भारत सरकार का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको लेके हमें एक्टिव होना है। तो इन्होंने कहा भारत सरकार ने कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 8 मिशन हम चला रहे हैं, उसमें से एक है आपका ग्रीन इंडिया मिशन। ये
केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, लेकिन इसमें भी कहा गया कि हम 60% आपकी मदद करेंगे, 40% राज्य करेगी। मतलब राज्य का कितना हुआ 40% और केंद्र का 60%, यही रेशियो लगभग जगह है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान, क्या मैंने बोला, इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान, ये क्या है, तो वनों में अग्नि सुरक्षा। वन में अग्नि जो लगता है, आग जो लगता है, उसको बोलते हैं दावानल, और ये बहुत बड़ी समस्या है झारखंड, और झारखंड का हर स्टेट की समस्या है। सर्वे, अब भाई हम सर्वे कराएंगे कितना पेड़ बचा, कितना जीव जंतु बचे, उनका सीमांकन, हमारा एरिया कितना है, बॉर्डर कहां तक जाता है, मतलब खूंटी का कितना है, रांची का कितना है, ये सीमांकन करना इनका काम है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान के तहत होता है। केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। 60-40 का यहां भी रेशियो है, 60 केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार। झारखंड में जो अग्नि प्रवणता है, अग्नि प्रवणता कहने का मतलब कितना क्षेत्र हमारा प्रभावित हो रहा है, वह 15,414 वर्ग किलोमीटर, लगभग 69% भाग पर यह है। और बात करें हम पौधों की, झारखंड में वृक्ष प्रजाति, मतलब वृक्ष की प्रजातियां जो है 111, जैसे बोलते हैं ना कि गमला में फूल लगाओ, कितने प्रकार के फूल तुम्हारे घर हैं, तो मेरे घर 11 प्रकार के हैं, चमेली का है, उड़हुल का है, गेंदा का है, सूरजमुखी का है, गुलाब का है, ऐसे बोलते हैं ना। उसी तरह यहां वृक्षों की 111 प्रजाति झारखंड में पाई जाती है। झाड़ी, अब झाड़ी अलग चीज है, झाड़ी की प्रजाति 26 है, जड़ी बूटी की प्रजाति हमारे यहां 40 है। ठीक, तो झारखंड में पौधों की कुल प्रजातियां कितनी है, 177। ठीक, बचपन में ना एक खेल होता था छुई मुई वाला, एक पौधा होता है छुई मुई का पौधा होता है, उसका नाम ही है छुई मुई, उसको छू दीजिए, इससे हम लोग इससे छूते थे तो वो मुरझुरा जाता था, फिर जब इसे छूते तो उठ जाता था। उसी तरह एक घास है, फूल घासा बोलते हैं उसको, बॉडी में कहीं कट हो गया ना, उसको लगा दीजिए, घास को ऐसे मसल के लगा दीजिए तो वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे कई तरह की जड़ी बूटी प्रजाति हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों की कुल प्रजातियां 177, झारखंड की बता रहा हूं मैं। ठीक है, 5वां नंबर में आते हैं नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब देखिए, इकोसिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है ये। यहां भी रेशियो 60-40, 60 केंद्र देगी, 40 स्टेट गवर्नमेंट देगी। इसके तहत साहेबगंज में इकोसिस्टम, उधवा झील पक्षी विहार तथा राज्य कि अन्य वेटलैंड के संरक्षण और विकास संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। मतलब उधवा पक्षी जो विहार है वहां पे इनको लेके काम किया जा रहा है इकोसिस्टम के तहत। 6ठा नंबर में आते हैं वन्य प्राणी पर्यावास की समेकित योजना। अब देखिए, वन्य प्राणी पर्यावास की समेकित योजना, ये भी केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। 60-40 का रेशियो यहां भी है। एक नेशनल पार्क और 11 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनको सुरक्षित रखने के लिए, इनके विकास के लिए, इनके उचित रख रखाव के लिए, इनको जो भी एरिया में जो भी चीजें चाहिए उनके लिए ये लाया गया है। कौन सा? वन्य प्राणी पर्यावास की समेकित योजना। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 7वां नंबर मुख्यमंत्री जनवन विकास योजना। आपके पास जमीन है, सरकार चाह रही कि मैं मतलब ग्रीन, मतलब हरा भरा कर दूं, पेड़ों से हरा भरा कर दूं जगह को। आपके पास जमीन है तो जमीन तो आपकी प्राइवेट है, तो ऐसे जमीन पे ये सरकार बोली 2015 में ये लाई थी, हालांकि 2016-17 से स्टार्ट हुआ, 2015 में मुख्यमंत्री जनवन विकास योजना लाया। आपको सरकार 75% इसमें भागीदारी देगी और 25% आप लगाइए। जैसे मान लीजिए मैं कोई प्लांट लाता हूं, उसका रख रखाव और प्लांटेशन टोटल खर्चा आता है मान लीजिए 50,000 रुपए, तो 50,000 का 75% वो सरकार देगी, बाकी 25% मुझे देना है। इसमें सरकार को क्या फायदा होगा और मुझे फायदा क्या हुआ वो बताता हूं। प्राइवेट सेक्शन पे जो जिस जमीन पे, मान लीजिए कोई मेरा जमीन है अपना, हमारे नाम से या हमारे दादा के नाम से जो भी जमीन है, उस पे अगर मैं वन रोपण करता हूं, वृक्षारोपण करता हूं, तो इससे क्या होगा कि पर्यावरण का जो संतुलन है, पारिस्थितिकी संतुलन, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मतलब इस एरिया में वन दिखेंगे ना, हमको क्या फायदा, उससे स्टेट गवर्नमेंट को फायदा हुई, ये फायदा हुई। हमें क्या फायदा हुआ, तो हमको पेड़ मिल गया, पेड़ मेरा है ना। चलिए, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगला, 2-3 बातें मैं बता रहा हूं यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, वो याद कर लीजिएगा। पहला है तसर। तसर को बोलते हैं रेशम या मलबरी। बात एक ही है, तसर, मलबरी या रेशम। ठीक, समोसा, सिंघाड़ा, कोई बोलता है कुछ और बोल देता है उसको, तो 2 नाम हो गया ना, समोसा, सिंघाड़ा। तो इसी तरह इसका नाम है तसर, मलबरी, रेशम। 60% केवल झारखंड उत्पादन करता है और पूरे भारत में नंबर 1 उत्पादक तसर या रेशम का है झारखंड। ठीक, भारत सरकार द्वारा रांची की नगरी में 1964 में स्थापित किया गया था केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना
केंद्र सरकार की थी 1964 में रांची के नगड़ी में। ये याद रखिएगा, रेशम आधारित उत्पादों के लिए ये जाना जाता है, रेशम आधारित उत्पादों के लिए, ठीक है। और रेशम आधारित उत्पादों के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने 2006 में झारखंड सिल्क की स्थापना करी थी, ठीक है, झारखंड सिल्क की स्थापना की थी। दूसरा चीज कोकून, अब समझिएगा कोकून, कोकून बहुत फेमस है ना, कोकीन नहीं बोल रहा हूं, कोकून। अब कोकून से क्या होता है, सिल्क का धागा, सिल्क जो कपड़े होते हैं ना, जो बहुत वीआईपी लोग पहनते हैं, सिल्क का जो धागा बनता है वो कोकून से बनता है। और देश का सबसे बड़ा कोकून उत्पादक राज्य जो है वो झारखंड है, याद रखिएगा। एक चीज और, रेशम की खेती 2 टाइम होती है। रेशम की खेती कितने टाइम, 2 टाइम। एक टाइम होगा मई जून में, मई जून से लेके अगस्त सितंबर तक, मई जून से लेके अगस्त सितंबर तक एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म होगा सितंबर अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर तक, ठीक। दूसरी बात याद रखिएगा, लाह को बोलते हैं लैक। अब झारखंड में 50% उत्पादन होता है, तो झारखंड नंबर 1 राज्य आ गया। भारत में सबसे ज्यादा लाह उत्पादक राज्य झारखंड, लेकिन झारखंड में सबसे बड़ा उत्पादक जिला तो बोलिएगा खूंटी, ठीक। खूंटी में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। लाह का कीड़ा लगाया जाता है, कई पौधों पे देखिएगा लगा दिए है ना, और लेसिफर लग का वही बात है। चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा 20 सितंबर 1924 को, ये डेट याद कीजिएगा, 25 मैंने शायद अगर गलती से बोला हो तो माफ कीजिएगा, 20 सितंबर 1924 को रांची के नामकुम में रांची के नामकुम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 20 सितंबर 1924 को केंद्रीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र जिसको बोलते हैं IINRG, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, ठीक है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। चलिए, चकुलिया काजू एक बहुत ही फेमस काजू है, चकुलिया काजू। चकुलिया काजू पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर वन प्रमंडल के तहत, पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर वन प्रमंडल के तहत, फॉरेस्ट डिवीजन के तहत चिकुलिया क्षेत्र में 200 हेक्टेयर में काजू का वृक्षारोपण किया गया। 200 हेक्टेयर में काजू का वृक्षारोपण तो कर दिए, लेकिन काजू प्रसंस्करण यंत्र हमारे पास, झारखंड के पास ना होने के कारण इसे ट्रांसफर किया जाता है उड़ीसा सरकार को और वेस्ट बंगाल को दे दिया जाता है, और वहां से बाकी ये प्रसंस्करण होके फिर ये भेजे जाते हैं बाहर, है ना। दूसरा चीज, 20 सितंबर 2007 को, 20 सितंबर 2007 को जैव विविधता बोर्ड की स्थापना झारखंड गवर्नमेंट ने जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत की थी। एक बार फिर से, 20 सितंबर 2007 को जैव विविधता बोर्ड की स्थापना झारखंड सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत की थी। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। यहां से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह था आपका तीसरा पार्ट। तो इन तीनों पार्ट को मिला के बहुत अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और एग्जाम्स को लेकर आप प्रिपेयर्ड होइए, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।